नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। अपनी पिछली क्लासेस जो है वनस्पति तक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से पूरी हो चुकी है और उम्मीद कर रहा हूँ कि साथ साथ आप पढ़ रहे होंगे, साथ साथ आपको याद भी होगी। तो आज का अपना जो टॉपिक है साथियों वो कृषि है। राजस्थान की कृषि आज अपन शुरू कर रहे हैं और राजस्थान की कृषि को अपन किस तरीके से पढ़ेंगे, परीक्षा के अंदर कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी अनुरूप जैसे अपनी क्लासेस चल रही थी वैसे ही पढ़ेंगे। ये समझ लो, जहाँ ट्रिक की जरूरत है आपको ट्रिक मिलेगी, जहाँ फैक्ट की जरूरत है वहाँ फैक्ट मिलेंगे और जहाँ समझने की जरूरत है वहाँ समझते हुए, बिना समय को गवाए हुए, बिना समय व्यर्थ किए हुए काम की चीजें लेकर अपन आगे चलेंगे, ताकि आपके नोट्स भी व्यवस्थित रूप से बन जाए और आपकी तैयारी नियमित रूप से चलती रहे। तो साथियों, कृषि शुरू करते हैं। कृषि में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो शुरुआत के आंकड़े होते हैं। शुरुआत के आंकड़े पूछे जाते हैं, कौन सी फसल कहाँ ज्यादा उत्पादित होती है, कहाँ कैसे, ये सब। फिर बाद में कृषि के प्रकार आ जाएंगे, कृषि के प्रकार पूछते हैं, फसलों के प्रकार पूछते हैं, फसलों के रोग पूछे जाते हैं। जिस तरीके से मतलब पूछते हैं प्रश्न, उसी पैटर्न पे अपन चलेंगे। तो एक एक क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से देखते रहे, साथ में नोट्स बनाते रहे। उम्मीद कर रहा हूं कि काफी अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहे होंगे और जो समस्या आपकी आती है तो उसका भी समाधान करने की कोशिश करते हैं। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, ये प्रश्न एक बार बना हुआ है कि राजस्थान की कृषि को क्या कहा जाता है, तो मानसून का जुआ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखो, मौसम की जो है यहाँ पे विषमता है, जलवायु विषमता पाई जाती है। तो मानसून के ऊपर निर्भर करती है कृषि पूरी तरीके से कि मानसून अच्छा होता है, बारिश अच्छी होती है तो फसलें अच्छी होती है, बारिश अच्छी नहीं होती तो कई बार अकाल भी पड़ता है। और कई सारे अकाल हम पढ़ते हैं, सरसा बादुसा वगैरह, छप्पनिया, ये सारे तो अकाल भी हम पढ़ते आए हैं। और ये अकाल पड़ने के कारण तो मानसून का जुआ इसे कहा जाता है। राजस्थान की लगभग बताते हैं कि 75% जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। अब क्यों करती है कृषि पर निर्भर? देखो, सीधे रूप से भी करती है, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से। जैसे कि कृषि आधारित उद्योग है कई सारे, जैसे चीनी उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है, तो कृषि आधारित उद्योग भी बहुत सारे हैं, तो उनसे भी प्रभावित, यानी कहीं ना कहीं जो है कृषि से प्रभावित 75% जनसंख्या एक बहुत बड़ा भाग होता है। तो राजस्थान की 75% जनसंख्या किस पर? कृषि पर निर्भर रहती है। ठीक है। अब यहाँ पे एक फैक्ट है साथियों कि भारत के कुल कृषि क्षेत्रफल, भारत का कुल क्षेत्रफल नहीं है, समझना चाहिए इसको। सिर्फ फैक्ट देखने से कुछ नहीं होगा, समझ लोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। भारत का कुल कृषि क्षेत्रफल जो है उसका राजस्थान में प्रतिशत कितना है? जितना भी कृषि क्षेत्रफल भारत का है उसका राजस्थान में 11% है। कितना प्रतिशत है? 11% है। अब 10.41 अपन ने पढ़ा था ना, उसी को राउंड फिगर करके यूं याद रख लेना कि 11% अपने राजस्थान के अंदर इसका है। दिख रहा होगा जहां तक उम्मीद कर रहा हूं मैं। राज्य के कुल कृषि क्षेत्रफल का, अब ये भारत का कुल राजस्थान में कृषि क्षेत्रफल का प्रतिशत था, यहां पर है राज्य के कुल कृषि क्षेत्रफल का सिंचित, यानी कि सिंचित कितना होता है, सिंचाई के ऊपर निर्भर है, तो वह मात्र 30% है। देख लो, बाकी पूरा का पूरा कहीं ना कहीं अपने वर्षा पर आधारित रहता है। तो कुल कृषि क्षेत्रफल है राजस्थान का, उसका सिंचित जो है मात्र 30% है। तो ये भी आपको याद रखना है कि कुल सिंचित कितना है? 30% है। अब सिंचाई भी अलग अलग होती है, जैसे कुएं और नलकूपों से अपने यहाँ पे जयपुर में सबसे ज्यादा होती है, नहरों से गंगानगर में सबसे ज्यादा होगी, तालाबों से भीलवाड़ा में होगी, झरनों से चित्तौड़ वगैरह, ये सारे फैक्ट है। हालांकि ये भी मैं आपको बताऊंगा, व्यवस्थित लिखवा दूंगा, चिंता मत करो। और यदि कोई ऐसा छूट भी जाता है तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको बुक के अंदर भी मिल जाएंगे सारे, जो अपनी बुक में लिख रहा हूं उसके अंदर मिलेंगे, वन लाइनर के अंदर भी आपको मिल जाएंगे। चिंता तो मतलब आप जब जुड़े हो तो आपकी चिंताएं जो है वो अब मेरी हो गई है और जो समाधान है वो आपका हो गया। तो चिंता बिल्कुल ही ना करें आप, कुछ भी लगभग न छोड़ेंगे आपको। मतलब क्लासेस मेरे देने का उद्देश्य यह है कि आपको अन्य अभ्यर्थियों से किसी से भी नुकसान नहीं हो, बल्कि आप प्लस में ही रहो। आपको नुकसान कोई भी, कहीं से भी पीछे नहीं रहो, बस आपकी मेहनत वापस कितनी रहेगी वो आप पर निर्भर करता है। अब देखो, भारत के कृषि जोतों का आकार, भारत के कृषि जोतों का जो आकार है साथियों 1.08 प्रति हेक्टेयर है। 1.08, ये फैक्ट सीधा सीधा याद कर लेना। आज थोड़ी आवाज आपको चैनल लग रही होगी थोड़े स्वास्थ्य के हिसाब से, बाकी क्लासेस में आपको कमी नहीं दिखेगी। तो 1.08 हेक्टेयर है और यहाँ पे 2.73, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेटेस्ट आंकड़ा 2015-16 की कृषि गणना के अनुसार हालांकि ये आंकड़ा है, तो 2.73 प्रति हेक्टेयर आपके ये ध्यान रखना है। और
ये इंडिया का, जैसे इंडियन कृषि में ये तो मतलब तुलनात्मक अपन लेकर चल रहे हैं इसलिए है। बाकी 273 ये याद रखना है, 2 और 3 याद रख लेना, और बीच में आ जाएगा आपके 7, किसी भी तरीके से याद रखो लेकिन याद रख लेना 2.73% है, ठीक है। तो ऐसे याद नहीं रहे ना, तो ऐसे याद रख लेना कि कितने प्रतिशत जनसंख्या आपके कृषि पर निर्भर है, 75, और 75 में से कितने घटाने हैं, 2 घटाने, 75 में से 2 घटाओगे तो यहाँ पे 73 आएगा ही, और 2.73 इस तरीके से, मतलब एक आपको अपने अंदर एक डेवलप करना है कि मैं किस तरीके से याद रख सकूं। तो मैंने तरीका बता दिया, आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो। भारत में सर्वाधिक, अब देखो मजा आएगा यहाँ पे, ये चीजें समझने लायक। भारत में सर्वाधिक उत्पादन किस फसल का होता है, ये तो भारत में सर्वाधिक उत्पादन चावल का होता है, तुलनात्मक लेकर चल रहा हूं मैं। भारत में सर्वाधिक चावल का होता है, कैसे, गेहूं का क्यों नहीं होता? चावल का ऐसे होता है साथियों कि आप देखोगे तो सिर्फ नॉर्थ में ही नहीं, साउथ में भी फसलें अगर देखते हो तो यदि कोई साउथ में घूमने जाता है, साउथ में घूमने जाता है तो उसे गेहूं की अगर वो रोटी खाना चाहे तो बहुत मुश्किल से मिलती है, नहीं मिलती। चावल, मच्छी वगैरह ये सब, मछली मिलती है, चावल मिलता है, चावल की बहुत सारे आइटम में मिल जाएगी। तो चावल सबसे ज्यादा उत्पादन भी होता है, खाया भी सबसे ज्यादा जाता है भारत की बात करें तो। लेकिन अपने राजस्थान की बात करते हैं यहीं पे कि राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन होने वाली फसल जो है वो आपकी गेहूं है, क्योंकि गेहूं की रोटियां सबको चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ सबसे ज्यादा उत्पादन भी गेहूं का होता है और खाया भी गेहूं जाता है। यहाँ लैंग्वेज चेंज है, देखो, भारत में सर्वाधिक खाने में उपयोगी, अब उत्पादन भी इसका है और खाने में भी इसका ही उपयोग होता है, चावल, चावल का ही आएगा। और यही ये बात राजस्थान में की जाती है, तो राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा खाने में उपयोगी फिर गेहूं आ जाएगा वापस। यहाँ पे तो 2 फैक्ट आपको सीधे सीधे याद रखने, उत्पादन वाला भी और खाने वाला भी। थोड़ी सी असहजता आपको लगेगी आज क्लास में, लेकिन मेरी भी मजबूरी है, बार बार इसके लिए क्लास रोकी नहीं जा सकती, क्या करें, चलता है। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल, अब ये यहाँ पे ट्विस्ट है, यहाँ चेंज है। ये उत्पादन की बात थी और अब है राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल, यानी कि अधिक क्षेत्रफल में कौन सी फसल बोई जाती है। तो यहाँ पे ये राजस्थान की बात है, यहाँ पे आपके आएगा बाजरा। और यहीं पे भारत की बात करते हैं तो भारत में फिर से चावल आएगा, भारत में इसकी जगह पर फिर से चावल है, यानी भारत में तीनों चीजें जो लैंग्वेज है उनमें तीनों में आपके चावल आएगी। और यहाँ पे 2 में तो आ रहा है गेहूं राजस्थान में और 1 में बाजरा, क्यों? क्योंकि पश्चिमी राजस्थान के अंदर आपको पता है बाजरा ज्यादा बोया जाता है। तो कुल मिलाकर बाजरा क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे ज्यादा बोए जाने वाली फसल है। फिर बात करते हैं साथियों, फसल उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार। एकाधिकार का मतलब है कि भारत में सबसे ज्यादा जो फसलें हैं वो इनमें से राजस्थान में कौन सी सबसे ज्यादा उगती है जिसमें राजस्थान प्रथम स्थान पर है। तो उसमें देखो बाजरा आपके आ गया, सरसों, ग्वार, मोठ, मेथी, मेहंदी, इसबगोल, धनिया और जीरा। ये देखो अपने यहाँ की ऐसे लगते हैं कि ये अपने अपनापन लगता है इन फसलों से, याद ऐसे रखना है, अपनापन। देखो बाजरे में तो कोई समस्या ही नहीं, बाजरा, सरसों, ठीक है, सरसों का तेल ज्यादा खाया जाता है अपने यहाँ, ठीक है। सरसों मंडी सबसे बड़ी देखी जाए तो मैं जहां से हूँ सुमेरपुर, वहीं पे सरसों मंडी, सबसे बड़ी सरसों मंडी राजस्थान की सुमेरपुर के अंदर ही है। ग्वार, मोठ, नमकीन, बीकानेरी भुजिया आप खाते हो, मोठ की दाल से तो बनती है बीकानेरी भुजिया, है ना। डूंग जी बनाई, वो ध्यान रख दो, डूंग जी ने बनाई थी, ठीक है, डूंगर सिंह ने बनाई थी। और मुझे भी किसी अध्यापक ने ऐसे याद करवाया था कि बीकानेरी भुजिया कहीं याद रखना, और एक बार पूछ जोड़ो डूंग जी बनाई, बस वो याद रखना, तो डूंग जी बनाई तो याद रह क्यों, हमें भी याद है, ठीक है ना। अब भी याद है कि डूंग जी बनाई, डूंगर जी बनाई, ठीक है। मेथी, मेथी तो अपने यहाँ है ही। देखो मेहंदी, सोजत में, वैसे देखो मेहंदी का बहुत बड़ा सबसे ज्यादा मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है सोजत, हमारे यहाँ पाली में ही पड़ता है। तो मेहंदी सबसे ज्यादा, इसबगोल जिसे घोड़ा जीरा कहा जाता है, कैलोरी फ्री फाइबर फूड कहा जाता है घोड़ा जीरा। तभी तो राजस्थान के मतलब लोगों के अंदर इम्यूनिटी और ये मतलब ताकत बहुत होती है, घोड़े के जैसी ताकत होती है, तो घोड़ा जीरा कहते हैं। इसबगोल याद रखने के तरीके सिर्फ, ठीक है। धनिया, मारवाड़ी जो है ना कोई भी चीज मतलब फ्री में लेने की ज्यादा करते हैं, सब्जी लेने जाएंगे तो धनिया मिर्ची जरूर डलाएंगे ऊपर, तो धनिया तो मारवाड़ियों से संबंधित याद रखना, राजस्थान में धनिया हो गई। जीरा, जीरे गाते हुए, जीरा बोते हुए वो बिछुड़ा गीत भी है, तो जीरा भी इसमें अपने याद रहे। तो बाजरा, सरसों, ग्वार, मोठ और मेथी, मेहंदी, इस सबको धनिया, जीरा, ये याद रखना है आपको कि इसमें तो एकाधिकार अपने है ही, दूसरी फसल आए तो देखी जाएगी, ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक अनाज उत्पादन कहाँ होता है? अनाज का उत्पादन राजस्थान में, अनाज से, ये देखो अनाज का उत्पादन
यहां से ऐसे जोड़ देना। अनाज का उत्पादन अलवर में, राजस्थान में सर्वाधिक अनाज उत्पादन कहाँ होता है? अलवर के अंदर होता है। मैं याद करवा रहा हूं आपको हाथों हाथ, ठीक है ना। जो नियमित और बिना स्किप किए व्यवस्थित रूप से क्लास देखते हैं उन्हें न तो कभी मोटिवेशन की कमी महसूस होगी और न ही उन्हें मतलब कभी समझने से संबंधित कमी महसूस होगी, याद करने से संबंधित कभी कोई कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि हाथों हाथ मेरी कोशिश रहती है कि विद्यार्थी इतना विश्वास दिखाते हैं, इतना करते हैं, मेहनत कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, तो उनको मतलब कम से कम मैं याद करवा दूं हाथों हाथ। क्योंकि जीके में तो क्या है, देखो फैक्ट मेरे पास भी लिखे हुए हैं, आपके पास भी लिखे हुए, पढ़ते आप भी हो, मैं भी पढ़ता हूँ। कुल मिलाकर याद करने का और एक सरल तरीका पढ़ने का आ जाता है, वह डेवलप हो जाता है, वही सब कुछ है। तो एक शिक्षक जो है वह पढ़ने की इच्छा जगा सकता है, मार्गदर्शन कर सकता है, घोलकर पिला नहीं सकता, ठीक है ना। पढ़ना आपको पड़ेगा, समर्पित आपको रहना पड़ेगा। तो इन्हें एक बार ये फैक्ट सारे के सारे आप उतार लो स्क्रीनशॉट लेके वगैरह, उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। अब इसमें और भी कुछ फैक्ट है, उसके बाद में अपन इसके फैक्ट्स जब अपने स्टार्ट के पूरे हो जाएंगे, इसके बाद अपन बढ़ेंगे फसलों के प्रकार, कृषि के प्रकार और फसलों के प्रकार के आधार पर वर्गीकरण पर, और वहां से बहुत प्रश्न बनते हैं और उनकी मैं ट्रिक आपको देने वाला हूँ। उसके पहले इन चीजों को समझ लेते हैं और देख लेते हैं इनमें क्या क्या है। देखो, राजस्थान में सर्वाधिक दलहन उत्पादन वाला जिला कौन सा है? जहाँ पे दालों का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, तो वो आपके है नागौर। नागौर में दालों का, अभी इससे पहले अपन ने अनाज अलवर में पढ़ा था, ठीक है। इसी तरीके से राजस्थान में सर्वाधिक तिलहनी फसलें जिनसे तेल प्राप्त होता है, तो वो आपके आएगा साथियों बीकानेर। ऐसे याद रखना, मात्रा से याद रख लेना कि कौन सी जो आ रहा है आपके, वो ई मात्रा से शुरू हो रहा है। तिलहन में भी मात्रा आ रही है, बीकानेर में भी मात्रा आ रही है ई की, ठीक है, इससे शुरू हो रहा है। एक तरीका है बस। फलों का सर्वाधिक उत्पादन श्री गंगानगर में है। इसे कैसे याद रखें कि फल जो है, देखो कोई भी देश दीपावली अपन मनाते हैं तो अपन पूजा पर लाते हैं, पूजा करने के लिए, श्री यानी लक्ष्मी, लक्ष्मी जी की पूजा करने के लिए पूजा पर लाते हैं, पूजा पे में अपन फल भी लेकर आते हैं। तो फलों से इसी तरीके से याद रख लेना कि फलों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में श्री गंगानगर में होता है, ठीक है। मसालों का सर्वाधिक उत्पादन, इससे पहले मसालों का जो सर्वाधिक उत्पादन हम पढ़ते थे वो 12 के अंदर पढ़ते थे, और अब हम पढ़ते हैं लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार मसालों का सर्वाधिक उत्पादन झालावाड़ में होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि खरीफ की फसलें, अब खरीफ, रबी और जायद, ये जो है तीन, और इसमें से काफी प्रश्न बनते हैं और इसकी मैं आपको ट्रिक देने वाला हूं बहुत बढ़िया, ताकि फसलें कभी कंफ्यूज नहीं होंगे आप। खरीफ की फसल में सर्वाधिक उत्पादन कौन सी फसल का होता है? बाजरा का होता है। और रबी की फसल में आप देखेंगे कि गेहूं का होता है, ठीक है। ये रबी में आपको गेहूं बताया। अब याद कैसे रखोगे? खरीफ 1 2 3 अक्षर है, बाजरा 1 2 3 अक्षर है, तो इस तरीके से याद रखना, खरीफ में बाजरा है। रबी में देखो, रबी में 1 और 2 अक्षर है, गेहूं में भी 1 और 2 अक्षर है, गेहूं का ज्यादा उत्पादन होता है, ठीक है। दालों में, वैसे तो दलहन में लिख सकता था लेकिन मैंने स्पेशल दालें लिखा है, तो दालों में सर्वाधिक वापस 2 अक्षर है, और यहाँ पे भी आपको चना याद रखना है। और इसको याद रखने का मैं एक और तरीका बताता हूँ कि दालों में चना सबसे ज्यादा कैसे है। देखो, कोई भी खुशी का माहौल होता है, कहीं मान लो कि आपकी ज्वाइनिंग हुई और आप स्कूल में गए, वहां पे नाश्ता मंगाएंगे तो फटाक से किसी को दौड़ाएंगे, जा रहे छोरा चूनी यार मिर्ची बड़ा ले रहा है, पकौड़ा ले रहा है, और पकौड़ा मिर्ची बड़ा ए बने किनू है, ए बने बेसन है, और बेसन किनू बने, चने की दाल बने, चने की दाल है तो चने का उत्पादन है। कोई भी ऐसी चीजें आती है तो बेसन की, देखो आप मिठाइयों की दुकानें देख लो, जलेबी फाफड़ा वगैरह जो भी थे खाओ हो, नाश्ता है गर्मा गर्म जो ठोको, इन सब में बेसन बहुत ज्यादा आया करे। और सब में देखो, खाने में सबसे ज्यादा बेसन काम में आता है कि नहीं? कढ़ी बनाओ तो बेसन काम में आए, और कोई भी थे बना दो घर में भी कोई भी ऐडी आइटम, तो बेसन तो हमेशा ही काम में आवे ही, ठीक है। तो बेसन किससे बनता है? चने से बनता है, तो चने का सर्वाधिक उत्पादन, फिर उत्पादन में दालों में तो चना ही सबसे ज्यादा उत्पादित किया जाएगा। यही तो याद रखने की चीज है, ठीक है। अब राजस्थान में देखो, सर्वाधिक व्यर्थ बंजर भूमि कहाँ है? दिखती बात है कि जैसलमेर में होगी व्यर्थ बंजर भूमि, बरसात कम होती है, सब में तो बिल्कुल वनस्पति भी 0 ही है, बरसात भी 0 सेंटीमीटर के समथिंग होती है, तो भी जैसलमेर में ही होगी। और देखो, राजस्थान में न्यूनतम व्यर्थ बंजर भूमि आपके राजसमंद है। व्यर्थ बंजर को सब राजा आदमी है, देखो राजसमंद सब राजा आदमी है, और समंद यानी समुद्र है एक तरह से, तो व्यर्थ बंजर भूमि तो है ही कौन? राजा के पाड़े व्यर्थ बंजर भूमि थोड़ी वेर है, राजा के पास में कोई व्यर्थ बंजर भूमि होगी नहीं, तो राजसमंद ऐसे याद रखना है, ठीक है। राजसमंद में सबसे न्यूनतम व्यर्थ बंजर
भूमि है, ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल, अब देखो गंगानगर में ही है, वैसे नहरों से पूछा जाए तो भी आपको याद रखना है गंगानगर, और डायरेक्ट पूछ लेते तो भी आपको याद रखना है कि गंगानगर में ये सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्रफल है। राजस्थान में न्यूनतम सिंचित क्षेत्रफल जो है वह आपका चूरू है। न्यूनतम, देखो 2 अक्षर का ही नाम है, न्यूनतम अक्षर भी तो न्यूनतम लिए है इसने, तो भी इसी हिसाब से याद रख लेना कि सिंचित में न्यूनतम जो है वो चूरू है, ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक गोचर भूमि यानी गायों के चरने के लिए, गोचर चारागाह कह सकते हो आप, तो चारागाह भूमि सबसे ज्यादा बाड़मेर के अंदर है। और सबसे न्यूनतम की बात करते तो आपके गंगानगर में। क्यों गंगानगर में न्यूनतम है? क्योंकि खेती ज्यादा होती, खेत ज्यादा है, खेत ज्यादा है तो गायों को खुली चरने दे नहीं सकते, ऐसे जानवरों को खुला चरने नहीं दे सकते खेतों में, तो इस वजह से गंगानगर में न्यूनतम है गोचर भूमि, और बाड़मेर में तो ऐसे खुले खूब है, तो बाड़मेर में ज्यादा है, ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई कौन कौन सी कहां कहां होती है वह चीजें, नहरों से आपको याद रखना है गंगानगर के अंदर होती है, नलकूपों से जयपुर के अंदर होती है, तालाबों से आपके भीलवाड़ा के अंदर होती है। आगे वाली क्लास में जो आगे वाली स्लाइड थी उसमें भी शायद भीलवाड़ा ही बताया, लेकिन अगर बाय द वे फ्लो में गलत बताया तो याद रखना भीलवाड़ा सही है, ठीक है। तालाबों से, झरनों से सबसे ज्यादा पूछी जाए तो आपके चित्तौड़ से होती है। तो ये 1 2 3 और 4, और डायरेक्ट भी पूछते हैं तो आपके गंगानगर है, ठीक है। नहरों से गंगानगर, नलकूपों से जयपुर, तालाबों से भीलवाड़ा, झरनों से चित्तौड़ के अंदर सबसे ज्यादा, और बाकी जैसे झीलों से पूछ ले तो उदयपुर के अंदर होगी। तो इस तरीके से आपको ये सिंचाई भी हो सकता है कि पूछ ले कि कौन सी से कहां ज्यादा होती है। एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है, कहां से प्रश्न दे, किस हिसाब से दे, कुछ भी पता नहीं चलता है। तो अपन कोशिश करते हैं कि जितने फैक्ट अपन याद रख सके उतने याद करें। आजकल फैक्चुअल पेपर भी ज्यादा बन रहे हैं, जितने पिछले एग्जाम हुए देखे तो काफी सारे फैक्ट पूछे गए, तो अपन फैक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते, कंसेप्ट को समझते हुए फैक्ट भी हमें याद रखने जरूरी होते हैं। और ये फैक्ट मतलब एग्जामिनर के पूछने का तरीका यही होता है, सर्वाधिक न्यूनतम में पहले जो चैप्टर कोई भी उठाते हैं तो सर्वाधिक न्यूनतम जितने भी है वो हमें कंठस्थ होने चाहिए, याद होने चाहिए, ये पढ़ने का तरीका होता है। उसके बाद में हम कंसेप्ट भी समझ लेंगे सारी चीजें, लेकिन याद तो रखेंगे तब ना, एक बार पढ़ने से याद ही नहीं होगा, 2 बार 3 बार पढ़ोगे तब जाकर जो है दिमाग के घोड़े दौड़ने लगेंगे, न्यूरॉन्स एक्टिव होंगे दिमाग के, और न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाएंगे उसके बाद में आपके ये अच्छी तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब इन्हें आप नोट कर लो एक बार अच्छी तरीके से, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो और नोट कर लो साथियों। वर्गीकरण पे आ गए हैं अपन फसलों के। सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है कृषि में वो यहां से आता है, चाहे किसी भी स्तर का एग्जाम है, खरीफ की कौन सी फसल है, रबी की कौन सी फसल है, और जब 4 ऑप्शन आते हैं ना तो यूं लागे जना कि मत कोई होट मेल दियो ना या मोटो भाटो मेल दियो, हम सही उत्तर क्या निकाला, यूं लागन डूब जा, ठीक है। कई जने बाहर के जो कि सर ये बीच में क्या बोलने लग जाते हैं, ऐसे सोचते होंगे। अरे भैया स्थानीय भाषा है, और स्थानीय भाषा को मजो अलग ही है। मतलब बाहरला तो मन हो सके कि शायद कमेंट बार करने लग जाए, सर आप हिंदी बोला कर रहे हैं, आप मारवाड़ी न बोले बीच बीच में, हमें समझ नहीं आती है। देखो हिंदी बोलते हैं लेकिन क्या है कि स्थानीय प्रभाव आ जाता है, और ये जो स्थानीय देख रहे होंगे ना इनके तो प्लस पॉइंट है, ये तुरंत ही दिमाग में सीधा मेमोरी में फिट, रैम फास्ट दौड़ने लगती है इनकी फिर सीधी, क्या हाँ वो बैठ गो गुरुजी, वो तो दिमाग में बिल्कुल सेट हो गो, हम भुलाई कौन। तो देखो बात करते हैं रबी। अब इसमें रबी क्या, अपने कृषि का वर्गीकरण है, इसमें ऋतु के आधार पर वर्गीकरण है। तो ऋतु के आधार पर वर्गीकरण है, तो इसमें 3 भागों में रबी, खरीफ और जायद 3 में बांटा गया, ठीक है। उनाड़ू, सियाड़ू और चौमासू ये भी कहते हैं, प्रश्न यहां से भी बनते हैं। जिस सीजन में काटा जाता है उस सीजन की जब तैयार होती है फसल, उस सीजन की फसल कहलाती है। अब इसमें जो है ये ट्रिक है साथियों, और ये ट्रिक आपके लिए ब्रह्मास्त्र है, ठीक है। अब ब्रह्मास्त्र तो है ये, ट्रिकास्त्र है, यूं ट्रिक वाला अस्त्र है ये, अचूक है, ठीक है। अब इसमें से देखो पहले तो इसको याद करनी है आपको, रब जी चाहे अगर तो अरबी सूरज जो अधमराई से सर से पकड़ तारे पर फेंक दे। मन तो सारी की सारी याद है कितनी याद कर सको वो आप रे ऊपर है, ठीक है। क्यों एग्जाम मन नहीं देना है, एग्जाम थान लोगन देना है, ठीक है। रब जी अगर चाहे अरबी सूरज जो अधमराई से सर से पकड़ तारे पर फेंक दे, बिल्कुल आसान है, यदि इसको ट्रिक को भी आप याद कर लोगे ना, रब जी अगर चाहेंगे अरबी सूरज जो अधमरा है उसे सर से पकड़ तारे पर फेंक देंगे, ठीक है। अब देखो रब से मतलब क्या है, रबी, रब से क्या मतलब है रबी, जी से क्या मतलब है जीरा, ठीक है। यहां से अ से क्या मतलब है अलसी, अलसी, ठीक है। यहां से आ जाएगी गेहूं जो रबी की सबसे महत्वपूर्ण फसल है, ठीक है।
अब यहां से च से लेना है अपन को चना। अब च से चना ही क्यों लेना है, चा लिखा है, चावल क्यों नहीं लेना है? उसका कारण यह है कि आपने देखो होली आती है, आपको पता है ना, तब चने उसमें होलिका के अंदर अपन सेकते हैं, उसके अंदर है ना, ये स्थानीय कल्चर में आपने देखा होगा, उसे होले बोला जाता है। होले, होली पर सेकते तो होले बोला जाता है। क्या सेकते हैं? चने सेकते हैं, चने की बालियां सेकते हैं, गेहूं की बालियां सेकते हैं। तो ये चने हैं, तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है, ये हाँ से ध्यान रख लेना कि होली पर क्या सेकते हैं, चने सेकते हैं। तो ये कंफ्यूजन यहाँ पे आपके दूर हो जाएगा। अरबी से आपको सीधा अरबी ही लेना है, अरबी भी इसी फसल है। यहाँ से आपको लेना है सूरजमुखी। सूरजमुखी की फसल तेल के लिए काम में ली जाती है वैसे। ये यहाँ से आपको जौ लेना है, ठीक है, कोई समस्या नहीं आएगी। फिर यहाँ से आ जाएगा आपके अफीम, ठीक है, अफीम के लिए वैसे लाइसेंस लेना पड़ता है। यहाँ से आ जाएगा आपके धनिया, धनिया। यहाँ से आ जाएगा आपके मटर, ठीक है। यहाँ से आएगा आपके इसबगोल, जिसे घोड़ा जीरा बोलते हैं, इसबगोल। आयुर्वेद मतलब इसमें बहुत, आयुर्वेद के अंदर बहुत काम में लेते हैं इसे। यहाँ सर से लेना है आपको सरसों। क्या लेना है? सरसों, ठीक है, इनको छोड़ देना। यहाँ से आपको लेना है तारा मीरा, तारा मीरा। अब देखो कितनी फसल मैंने आपको बताई है एक ट्रिक के अंदर। रबी को छोड़ दो, चलो रबी तो रबी की फसल है इसलिए इसको साथ में शामिल कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी ये 13 फसल तो आपको उसमें से पूछ ली एग्जामिनर ने, और यही पूछता है ज्यादातर है। मैंने आपको लगभग लगभग दे दी। आप यदि कोई किताब गाइड वगैरह देखोगे तो इतनी सारी आपको दे भी नहीं रखी होगी कि ये सारी इसके अंदर है। मैंने आपको लगभग सारी दे दी कि ये सारी रबी की फसल है। और रब जी अगर चाहे अरबी सूरज जो अजमरा इसे सर से पकड़ तारे पर फेंक दे, याद कर लो, तो आपकी जो टेंशन है उसको भी आप दूर फेंक दोगे, ठीक है। ये हो गई आपके रबी की फसलें। अब मैं बताने वाला हूं आपको खरीफ की फसलें और जायद की फसलें, सभी ट्रिक से बताऊंगा। इन्हें नोट कर लो अच्छी तरीके से, बढ़िया अलग पेन से लिख लो, ये हमेशा के लिए नोट बन रहे हैं, उस हिसाब से लिखना। अब स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ भैया, तो अब आपके सामने मैं लेकर आया हूँ खरीफ की फसलें, जिसको बहुत अच्छी तरीके से आपको याद करवाने वाला हूँ। चलिए ज्यादा समय नहीं गवाएंगे, शुरू करते हैं। खरीफ की फसलें जो है उसकी ट्रिक है, खरीफ चचा वार वार कहरा के गन्ना मंडी में मूंगफली खाकर सोए उठे। बिल्कुल आसान है। खरीफ चचा वार वार कहरा के गन्ना मंडी में मूंगफली खाकर सोए उठे। थे भी को के एड़ा क्या मार सा है रे, यूं कौन पड़ा है, यूं ए पड़ा हुआ है और कहीं पड़ा हुआ है। और हाँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, दावा ठोक करके आपके लिए जो टेस्ट सीरीज बन रही है ना, वो जब आप देखोगे तो मैं दावा ठोक के कह सकता हूं, ना ऐसी टेस्ट सीरीज आज दिन तक बनी और ना बनेगी। मैं खुद भी वापस बनाना चाहूंगा तो भी नहीं बनेगी, इतनी उसके अंदर इतनी शिद्दत से कार्य कर रहा हूं। और वह टेस्ट सीरीज मतलब आपको यूं समझ लो कि आपके लिए रामबाण है, खासकर एसएसटी और जीके की टेस्ट सीरीज और एसएसटी वालों के लिए बहुत फायदेमंद। मतलब एक एक प्रश्न, कॉपी पेस्ट की तो कोई जगह ही नहीं है, एक एक प्रश्न हम खुद तैयार कर रहे हैं, बिल्कुल परीक्षा के स्तर को देखते हुए। और मुझे जहां तक लगता है वो टेस्ट सीरीज आपके लिए है बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। हालांकि उसमें समय जरूर लगेगा, किसी से कंपटीशन मुझे नहीं करना है, मुझे सिर्फ मेरे विद्यार्थियों के लिए कार्य करना है, और वो मैं ऐसे ही निस्वार्थ भाव से करूंगा। और जब टेस्ट सीरीज आ जाएगी ना और आप टेस्ट दोगे, एक्यूरेसी का और उसकी मतलब स्तर का इतना ध्यान रखा गया है कि मैं खुद भी मेरे मतलब टेस्ट पेपर वापस देखता हूं तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है कि मैं विद्यार्थियों के लिए अच्छा कार्य कर रहा हूं। तो यही चीज है साथियों, जो आपकी दुआएं हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतें आई और उनसे मैं उबर के आया हूं वापस सामने, तो ये सब आपकी दुआओं का ही कमाल है। और इसीलिए प्रेरणा मिलती है कुछ अच्छा करने की, जो हमेशा करेंगे, ठीक है। अब देखो खरीफ चचा वार वार, एक सेकेंड मार्कर चेंज करना पड़ेगा। हाँ, खरीफ चचा वार वार गहरा के गन्ना में मूंगफली खाकर सोए उठे। अब खरीफ यानी कि सबसे पहले तो ये फसलें कौन सी है, खरीफ की है, ठीक है। यहां से आएगा आपके चवला, ठीक है, यहां से आएगा आपके चावल, ठीक है, चवला और चावल दोनों पास पास लिखे, चचा, ठीक है। अब यहां से आएगा आपके ग्वार और यहां से आएगा आपके ज्वार, तो ग्वार और ज्वार भी पास पास ले लिए, ठीक है। यहां से आएगा आपके कपास, बढ़िया कहते हैं जिसको, ठीक है। ये हरा जो है, मैंने ये हर यहां लिख देना और इसके आगे अर लगा देना, इसलिए आपको ये हरा लिखा है, यानी अरहर है। हरा धनिया मत कर लेना, धनिया उसमें किया था अपन ने, ठीक है। इसको छोड़ देना है, ये कुछ भी नहीं है, इसको तो कहने की जरूरत ही नहीं है, ये अपना खुद ही बता रहा है कि इस ट्रिक में मैं शामिल हूं, ठीक है। इसके बाद में ये देखो मुख्य फसल यहां से निकल के आएगी मक्का,
यहां से निकल के आएगी आपके अरंडी, ठीक है, ये पीछे वाला देखो इसके आ गया अरंडी। यहां से आएगी आपके मूंगफली, यूं की यूं आ गई पूरी पूरी मूंगफली, ठीक है। राजकोट में सबसे ज्यादा होती है वैसे, और अपने यहाँ लूणकरणसर में होती है, तो लूणकरणसर को राजस्थान का राजकोट कहा जाता है, ठीक है। ये मूंगफली आ गई आपके यहाँ पे। फिर यहाँ से सोए से आ जाएगी आपके सोयाबीन, क्या आएगी, सोयाबीन। और यहाँ से आएगी एक दलहनी फसल है उड़द, उड़द, देखो लिखना भी भूल गो कहीं रे, उड़द, हाँ। और यहाँ ठ से लेना है आपको मोठ, ठ से क्या लेना है, मोठ, ठीक है। ये सारी फसलें आपकी किसी कौन सी है, खरीफ की फसलें, जिन्हें सियाड़ू भी कहा जाता है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, क्या कोइंसिडेंट है, देखो पिछले में 13 बताइए, इसमें भी 13, 13 ये और 13 ये और 13 मेरा 7, तो ये याद कर लो, हाथों हाथ, ये हो जाएगी आपके बिल्कुल याद, ठीक है। इसे नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, और इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताता हूं जायद की फसलें बताता हूं, ठीक है, इन्हें नोट करो पहले अच्छी तरीके से। जायद की फसलें अपन पढ़ रहे, छोटी सी ट्रिक है, जात खात कसमती, क्या है ट्रिक, क्या है, जात खात कसमती। इसमें बस कुछ नहीं आता, इसमें ककड़ी सब्जी रजगा फजगा ये सब जो है, ये चारा वारा ये सब आता है, तो ज्यादा कोई मतलब ऐसी टेंशन जैसी बात नहीं है। तो यहां से आपको लेना है जायद, ठीक है। यहां से आपको लेना है तरबूज, हाँ तरबूज इसकी फसल है, ठीक है। यहां से आपको लेना है खरबूजा, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, ठीक है। तोरई, तोरई। यहां से ककड़ी, ककड़ी, ठीक है। यहां से सब्जियां, सब्जियां अधिकांश इसकी फसल मानी जाती है, ठीक है। यहां से मतीरा, मतीरा, अरे मतीरा, मतीरा तो मतलब इतिहास में भी लड़ाइयां करा दी रहे। मतीरे की राड़ 1644 में किलवा और जगमाड़िया, मतीरे की राड़ युद्ध कहाँ हुआ था, किलवा जगमाड़िया गांव में हुआ था। अमर शाह करण शाह झगड़ीसगा दो, एक मतीरो मेरो है, मतीरो मेरो है, एक में बेल उगी एक में मतीरा गया, और इस तरीके से युद्ध हो गया 1644 में किलवा जगमाड़िया गांव के अंदर, ठीक है ना। पढ़ाएंगे आपको इतिहास के अंदर बताएंगे, हालांकि ये शायद आपके सिलेबस में नहीं है ये वाला, लेकिन फिर भी जो कॉमन क्लासेस कभी चलेगी उसमें बताएंगे। तो मतीरा वगैरह ये सब है, ये आपके जायद की फसलें हैं, और ये चौमासू कहलाती है। और इस तरीके से ऋतु पर आधारित वर्गीकरण अपना पूरा हुआ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये काफी मतलब मारवाड़ी में क्या तो यूं क्या एक गोड़ा गणा देवे, यानी कि ये बहुत मतलब लोगों को असफल कर देती, पीछे निकाल देती है, क्योंकि यहाँ पे गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का टॉपिक अपन शुरू करते हैं, समय नहीं गवाएंगे, ऐसी कोई बात होगी तो बीच में करते रहेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं आज जीवन चक्र के आधार पर जो वर्गीकरण है, यानी कोई फसलें होती है जो एक साल में एक बार ही उगाई जाती है, कोई फसलें होती है जो 2 साल के लिए उगाई जाती है, 2 साल में उनसे पैदावार प्राप्त होती है, किसी पर 3 साल से और किसी पर उससे ज्यादा साल तक पैदावार प्राप्त होती है। तो ऐसी फसलें जो होती है वो जीवन चक्र के आधार पर बांटा गया उन्हें। तो उनमें सबसे पहला जो अपना वर्गीकरण है साथियों वो 1 वर्षीय है। तो 1 वर्ष में यानी एक बार ही उससे पैदावार प्राप्त होगी। तो इसमें अपने जो है ज्यादातर अनाज आ जाते हैं, जैसे गेहूं चावल चना बाजरा मूंग कपास मूंगफली सरसों आलू। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही है, इसके अलावा और भी है फसलें ऐसी जो 1 वर्ष में, अधिकांश ज्यादातर फसलें 1 वर्षीय ही उगाई जाती है। फिर जैसे द्विवर्षीय है तो उसमें आपके प्याज चुकंदर आदि जो आती है, जो 2 वर्षीय इनका जीवन चक्र होता है। बहुवर्षीय के अंदर जो उदाहरण पढ़ने मिलते हैं वो नेपियर घास रिजगा फल। फल में यूं है कि कई 1 वर्षीय, कुछ 1 वर्षीय भी होते हैं, और कुछ जो है वो एक बार लगा देते हैं तो बार बार उनके ऊपर से फल प्राप्त होते ही रहते हैं। तो इस तरीके से जीवन चक्र, इसमें क्या करना है, कोई ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, एक बार नजर मार लेना, सरसरी याद हो जाए तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ऐसे लोड लेने की आवश्यकता नहीं। जहां पे अधिक महत्वपूर्ण होता है वहां मैं आपको बताता जाऊंगा साथ साथ कि ये अधिक महत्वपूर्ण है, ये 100% याद रहना चाहिए। यहाँ पे ये चीजें जो बता रहा हूँ आपको, ये एक बार पढ़नी जरूर है, ऐसा नहीं कि इनको छोड़ दे, ऐसा भी नहीं चलेगा, पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि एग्जामिनर के दिमाग को अपन नहीं पढ़ सकते, उस समय उसका दिमाग कैसे चल रहा है, वो कैसे प्रश्न देगा उसे समझ नहीं सकते, इसलिए पढ़ना जरूरी है। बहुवर्षीय ये पढ़ लिया अपन ने। उपयोगिता के आधार पर, अब उपयोगिता के आधार पर जैसे कुछ का दालों के रूप में उपयोग होता है, कुछ का तिलहनी फसलें हैं तो तेल के रूप में उपयोग होता है, ऐसे उपयोगिता के आधार पर अलग अलग फसलें सॉरी अलग अलग फसलें हैं, जिसमें आपके आ जाएगी तिलहनी फसलें। तिलहनी फसलें क्या होता है, द्विबीजपत्र आपने पढ़ा होगा विज्ञान के अंदर, वैसे पढ़ते हैं।
तो इसमें तिलहनी फसलें यानी कि उनसे तेल प्राप्त होता है, सीधा सिंपल, मतलब ज्यादा जटिल नहीं करना है। कई विद्यार्थी क्या करते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, जीके जैसे मैं पढ़ा रहा हूं उसमें से भी उस चीज को भी कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। सर ये ऐसे है तो इसमें और ऐसे कैसे होगा, क्यों करना अपन को, और ऐसे कैसे क्यों, मैं आपको एग्जाम के लेवल पर लेकर चल रहा हूं, और अंदर ऐसे नहीं तो ऐसे कैसे होगा, इसका वो क्या होगा, इसका वो क्या होगा, ऐसे बहुत सारे कमेंट देखने को मिलते हैं। एक तो क्या है कि हजारों कमेंट आते ही है, ये तो विद्यार्थियों का प्रेम है, हालांकि जब इतना कमेंट और इतना मतलब स्नेह प्रेम दिखाते हैं। बाकी जो मतलब अंदर ज्यादा घुसते हैं ना, देखो अति हर चीज की नुकसानदेह है, तो जितना चाहिए उतना मैं आपको लेकर जा रहा हूं। बाकी इससे भी गहराई पर जाना चाहो तो देखो जीके भी अथा है, जितना अंदर गोता लगाओगे। रीट में कई जनों ने लगाए गोते, मैंने मार्गदर्शन के बहुत वीडियो चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कहा था कि ऊपर के प्रश्न जरूर पढ़ लेना अच्छी तरीके से, गलतियां मत करना, ये वो फलाना ढीमका, लेकिन कई जने गोते लगाने से बाज नहीं आए। उसके बाद में वही व्यक्ति मिले हैं मुझसे, और वे व्यक्ति जिन्होंने उन्होंने मुझे कहा है कि सर आपने सही कहा था, और उसके बाद हमने फिर भी नहीं मानी और हमने ये गलती की, आगे से नहीं करेंगे। तो मतलब हम जो बताते हैं साथियों, ऐसा नहीं कि हवा में तीर नहीं चला रहे, एक निश्चित विश्लेषण के बाद में और अनुभव के आधार पर बताते हैं कि ये चीज होती है, तो उसे फॉलो करना नहीं करना स्टूडेंट के ऊपर है कि वो चाहे तो फॉलो कर सकता है। हम जबरदस्ती तो देखो नहीं कर सकते। मार्क बता सकते कि ये सफलता की और ज्यादा, धक्का देन नहीं भेज सकोगे, जा रहे इंसान है, कोई जानवर तो है कौन के धक्का देन भेजता के जा इन मार्क बातें चलना, समझा सकते हैं कि ये चीज ऐसे होती है और ये ऐसे ही होगी। बाकी आप समझना नहीं समझना वो विद्यार्थियों का स्वतंत्र निर्णय होता है, ठीक है ना। तो ये देखो तिलहनी में देखो सरसों का तेल होता है, अरंडी, तिल, मूंगफली, अलसी, राई, ऐसे सूरजमुखी वगैरह, रतन जो जोजोवा, होबा, बहुत सारी है तिलहनी फसलें। हालांकि यहाँ पे अब मैं लिख रहा हूँ इतनी और बहुत सारी है, कल की क्लास में भी ऐसा ही हुआ था, लिखा था उससे डबल मैटर बोल के बताया था आपको। तो ये सारी चीजें आप सुनोगे भी ना, 1 से 2 बार क्लास देखोगे भी, सुनोगे भी, तब भी आपके फायदा ही होगा, कहीं ना कहीं नुकसान कुछ भी नहीं है। फालतू अनर्गल बातें अपन क्लास में वैसे करते भी नहीं है, जो आपके काम की होगी वही चीज बताते हैं। दलहनी फसलों में क्या आएगा, जिस दालें हैं सीधी सी दाल है, चने की दाल, उड़द की दाल, मूंग की दाल, मटर की दाल, मसूर की दाल। ये मूंग और मसूर की दाल एक मुहावरा भी है, ये दालें बढ़िया है। वैसे चने की दाल सबसे ज्यादा खाई जाती है, आपको पता ही है, कल बताया, बेसन वगैरह। उड़द की दाल, सही बात बताऊं, मुझे नहीं भाती है उड़द की दाल, घर पे बनता है ना, तो मेरे लिए उड़द की दाल जिस दिन बनती है उस दिन अलग से सब्जी बनती है, मुझे थोड़ी कम पसंद है। बाकी गुणकारी बहुत है उड़द की दाल, है ना। उड़द की दाल में भी काली उड़द और अलग अलग बहुत आती है। और मूंग की दाल अपने बहुत काम में आती है, ये भी दाल ढोकली वगैरह जो भी बनाते हैं। तो ये सारी चीजें देखो, पश्चिमी राजस्थान का हूँ रहने वाला, तो पश्चिमी राजस्थान का टच आएगा। ये दाल ढोकली तो मतलब यहाँ का बहुत पश्चिमी राजस्थान स्थानीय व्यंजन बहुत बढ़िया है ये, ठीक है ना। मटर, मसूर, ये सारी जो है दालें दलहनी फसलें हैं। मसाला, मसालों के अंदर अब मतलब बताने लायक, हालांकि आपको सब पता है ये चीजें, अदरक, पुदीना, प्याज, लहसुन, जीरा, सौंफ, हल्दी, और भी बहुत सारे मसाले हैं ना, खूब है, राई वगैरह, जो भी मसाले आपको पता ही है ये मसाले का। अब मसालों में, अब आंकड़ों में ऐसा है कि कई, जैसे कल की क्लास थी तो उसमें भी कई विद्यार्थी के सर ये वहां है, ये वहां है। देखो एक तो सरसों मंडी का कमेंट मुझे याद आ रहा है, मैंने देखा था कि सर आप सरसों मंडी सुमेरपुर में कह रहे हो। भैया एक तो आप धैर्य नहीं रखते हो, एक ध्यान से देखते नहीं हो कि सर क्या चीज कह रहे हैं, क्या कैसे कह रहे हैं। लैंग्वेज का फर्क होता है। सरसों अनुसंधान केंद्र पूछे तो सेवर भरतपुर में जाना है आपको, और सरसों मंडी पूछे पूछे तो सीधे सुमेरपुर आना है आपको, ठीक है ना। ये फर्क होते हैं, ये ध्यान रखना है। फिर एक कमेंट आया था कि हमने अन्न का कटोरा गंगानगर पढ़ा है। बिल्कुल, मैंने कब कहा कि गंगानगर को नहीं कहते हैं, देखो उपनाम दिया है उसे, वो आपको वो याद रखना है। लेकिन अब कृषि में और मतलब ज्योग्राफी जब पढ़ते हो ना आप, ज्योग्राफी क्या, ये तो हर साल आर्थिकी से संबंधित टॉपिक है। आप समझदार इतने हो, आपको खुद को पता है कि आंकड़े चेंज होते हैं, नई नई गणनाएं होती हैं, आंकड़े बदलते रहते हैं। हमको खुद को समस्या आती है ये चीज पढ़ाने में, क्यों, हमारे दिमाग में भी पहले वाले आंकड़े रहते हैं, लेकिन अपडेट करना पड़ता है अपने आप को। तो आप भी अपडेट करें कि अब कहाँ है। अब इससे पहले जयपुर में था अनाज का, ठीक है ना, सबसे ज्यादा, लेकिन वो भी अब क्या है, अब अलवर में है। इसके अलावा कृषि में उत्पादन के अनुसार अलग चलेगा, और मैंने आपको उत्पादन के अनुसार बताया, उत्पादन के अनुसार अलग चलेगा, और सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोई जाने वाली फसलें अलग चलेगी। मतलब यूं है कि जटिलता बहुत है, मैं आपको आसान करके दे रहा हूं कि ये है, उलझा हुआ है मैं सुलझा के दे रहा हूं कि ये ले लो भैया, ये है। बाकी उलझना चाहो बहुत है, आप गाइड उठा कर देख लेना, बुक उठा कर देख लेना, आप उलझ के रह जाओगे कि इसमें से क्या याद करें क्या छोड़े। ये सबसे बड़ी समस्या रहती है।
हमारे सामने भी समस्या रहती है कि इसमें से विद्यार्थियों को क्या दें और क्या नहीं दें, और हमें ये चीज बिल्कुल ध्यान में रखनी होती है कि विद्यार्थियों को वह चीज देनी है जो एग्जाम में आए और उनको नुकसान ना हो, छूटे नहीं, और वह चीज हमको उसमें से निकालनी पड़ती है, इतने सारे में से इतना सा निकाल कर देना पड़ता है। ठीक है ना, उम्मीद कर रहा हूं इस चीज को आप समझ रहे हो, और आगे अपनी तैयारी के अंदर भी इसको आप ध्यान में रखोगे, चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो, RS IAS भी क्यों नहीं दे रहे हो, इन चीजों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। अब देखो बहुत बढ़िया, ये उद्दीपक फसलें, उद्दीपक क्या होती है? उद्दीपक का मतलब ऐसे साइकोलॉजी आपने पढ़ी, उत्तेजित करने वाला, उत्तेजना वाला। तो उत्तेजित करने वाला देखो, तंबाकू, पोस्त, अफीम, चाय, कॉफी, भांग, धतूरा, ये सारे यानी नशे की चीजें हैं। कैसी है? नशे की चीजें। हालांकि इन्हें इनका सेवन करना नहीं चाहिए, लेकिन उत्तेजना लाता है, उत्तेजना लाता है तो वह चीज आदी करती है, दिमाग को उसका आदी कर देती है कि हाँ अब तो मतलब आलस आ रहा। वो इसको, ये जो सेवन करते हैं वो लेने वाले, वो मतलब उनके कहते हैं दिमाग में तरंगा उठन डूब जा, हम मतलब ले लिया अभी के बाद में कोई भी काम करा दो, पहले माउंट एवरेस्ट चढ़ा दो बे, मतलब एक सांस में चढ़ जाएगी, इतनी मतलब उत्तेजना। हालांकि मैं यूं नहीं कह रही हूं कि आपने सेवन करना, हाँ गलत चीज है, खोटी है, सेवन तो करना ही कौन है, बस समझ लो सब चीज है कि किनो काम का ही है। ठीक है ना, तंबाकू, पोस्त वगैरह ये सब देखो, धतूरा वगैरह। अब ये अपने देवताओं में देखा जाए, भांग धतूरा जो है महादेव जी के बहुत चढ़ता है। वैसे अफीम, ये चाय, इसके तो नशेड़ी बहुत है, मैं भी दिन में 2 बार पीनी पड़ती है, एक बार स्कूल में पीते हैं, एक बार घर आके पीते हैं। हालांकि सब बातें दिल खोल के आपको करता हूँ, स्टूडेंट नहीं मानता हूँ, आपको परिवार का सदस्य मान रहा हूँ, इसलिए आपको बताता हूँ। कॉफी, चाय से ज्यादा नुकसान कॉफी करती है, कहवा है ना, ज्यादा नुकसान ये करती है, कैफीन की मात्रा आती है। तो कैफीन क्या है? तो उत्तेजना लाता है दिमाग के अंदर, तो इस वजह से क्या है कि वो स्फूर्ति आती है, एक स्फूर्ति सी महसूस होती है, इसलिए नशा करते हैं ये सब। भांग बहुत बेकार नशा है, भांग का, ये धतूरा वगैरह। महादेव जी संबंध, एक देवासियों का भजन भी है यहाँ पे, अपने पश्चिमी राजस्थान का, बहुत मतलब देवासी ज्यादा गाते हैं उसे, और बिल्कुल देसी भाषा में भजन है। चलो एक लाइन सुनाता हूँ आपको, हालांकि आवाज आज सही है नहीं, मतलब वो मस्त लगता है मुझे, वो पूरा भजन आता है। हालांकि एक चीज सुनाता हूँ, क्योंकि राजस्थान के, पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, ये भी विद्यार्थी बहुत सारे हैं, तो उन्हें भी पता चले कि हाँ इसमें मजा है कि नहीं है। वो भजन ऐसा है, ये देखो, ये इनसे संबंधित है, ठीक है, भांग और तंबाकू। पार्वती जी रूठ जाते हैं महादेव जी से, क्योंकि महादेव जी कहते हैं कि नशा करते हैं, और इस वजह से वो रूठ जाते हैं, और वो मतलब उनको अलग अलग तरह से मीठी मीठी धमकियां देके बताते हैं कि आप ये छोड़ दो, नहीं तो फिर मैं रूठ जाऊंगी, मैं चले जाऊंगी। तो पार्वती जी गाते हैं, कहने का मतलब ये कि भांग तंबाकू पियो महादेव जी, भांग तंबाकू पियो महादेव जी, नागणी बन जाऊं रे, मैं तो नागणी बन जाऊं रे, अरे प्याल लोक में जाओ महादेव जी, भांग तंबाकू नहीं पीवना। जब देसी भजन सुनने में बैठते हैं ना, तो आनंद आता है ये सुनने का। और मेरा ऐसा है कि थोड़ा सा ऑब्जर्व करने का थोड़ा ज्यादा है, कॉलेज के टाइम में मिमिक्री आर्टिस्ट भी था, मिमिक्री करता था काफी लोगों की, तो ये चीजें जो है थोड़ा एंटरटेनमेंट भी होना जरूरी, नहीं तो स्ट्रेस इतना हो जाए आदमी घायल हो सकता है। तो ये थोड़ा सा एंटरटेन भी होना जरूरी है। आप भी पढ़ाई को स्ट्रेस की तरह मत लेना, एकदम आराम से इजी वे में करो, बहुत अच्छा आपको लगेगा और आपकी पढ़ाई के प्रति रुझान भी बढ़ेगा। ठीक है, चलिए शर्करा, शर्करा यानी ग्लूकोज जिस फसलों में प्राप्त होता है, शक्कर प्राप्त होती है, सीधी सी बात है। तो शक्कर अपन उद्योग में पढ़ेंगे भी, गन्ना और चुकंदर से राजस्थान के अंदर शक्कर प्राप्त की जाती है, अपने शर्करा वाली फसलें ये है। ठीक है, नकदी, नकदी सीधी सी बात है, कैश, कैश के लिए जिन फसलों को उगाया जाता है, जिनसे अधिक नकदी प्राप्त की जा सके, तो उसमें आपके जैसे गन्ना, आलू, तंबाकू, कपास, चाय, कहवा, और भी बहुत सारी नकदी फसलें हैं, जूट वगैरह, खूब सारी है नकदी फसलें होती है। तो यानी कि इनका तात्पर्य ये होता है। अब इसमें से कई फसलें ऐसी है कि आप कहोगे कि सर ये इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, क्यों नहीं आ सकती है, बिल्कुल। कोई फसलें जो है, अब देखो नकदी भी है, ये शर्करा भी है, बिल्कुल होगी। तो ये वर्गीकरण इसमें क्रॉस होगा, कोई दिक्कत जैसी बात है नहीं, आराम से इसे नोट कर लो। इसके बाद में अपन कृषि का वर्गीकरण पढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेके इसे नोट कर लो एक बार। साथियों ऐसा है कि कृषि को और भी अलग वर्गीकरण इसके अपन देखते हैं। इसमें अब सबसे पहला अपन देख रहे हैं भूमि की उपलब्धता के आधार पर वर्गीकरण। उपलब्धता कितनी है भूमि की, उस आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, एक तो गहन कृषि, एक विस्तृत कृषि। समझ लेना एक बार अच्छे से, फिर आपके ज्यादा समस्या नहीं आएगी। गहन कृषि में क्या होता है, कृषि योग्य भूमि कम होती है, इस चीज को ध्यान रखना, कम होती है, कृषि योग्य भूमि कम होती है।
जबकि विस्तृत कृषि में क्या होगा, कृषि योग्य भूमि अधिक होगी। ये मतलब इसके विपरीत है, बिल्कुल विपरीत चलेगी। जनसंख्या का दबाव यहाँ अधिक होगा, यहाँ पे भूमि कम है, जनसंख्या अधिक है। यहाँ पे भूमि अधिक है, जनसंख्या कम है। एक तरह से ये कह सकते हो कि ये कृषि विकसित देशों में ज्यादा होती है और ये विकासशील देशों में अधिक होती है, क्योंकि यहाँ पे अपनी जनसंख्या अधिक है। तो जब यहाँ पे जनसंख्या कम है तो यानी कि लोगों की कमी है, कम रहते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये व्यापारिक कृषि होगी, यांत्रिक कृषि यानी कि यंत्रों का, मशीनों का ज्यादा उपयोग होगा, या आधुनिक कृषि होगी, ये सारे विस्तृत के अंदर आएगी। और यहाँ पे जो है जनसंख्या का दबाव अधिक रहता है, तो ये इसके बिल्कुल विपरीत चलेगी। याद कैसे रखें साथियों, तो ये देखना कि विस्तृत के अंदर आपको ज्यादा अक्षर दिखेंगे और गहन के अंदर आपको कम अक्षर दिखेंगे। विस्तृत के अंदर आपको ज्यादा है, यानी कि यहाँ पे भूमि ज्यादा है, भूमि कैसी है, अधिक है, भूमि से रखना सीधा संबंध, ठीक है। और यहाँ पे गहन में अक्षर कम है, तो यहाँ पे भूमि कैसी है, कम है। बस ये याद रखने का तरीका है, ताकि आप वहां पे वापस ये जब लैंग्वेज आपके सामने आए तो आप कंफ्यूज नहीं हो इसके अंदर, इसलिए ये याद रखने का तरीका जरूरी है। एक तरह की कृषि आती है जिसे समोच्च कृषि कहा जाता है। ये पहाड़ी ढालों के विपरीत की जाने वाली कृषि, सिर्फ इसको बस एक बार पढ़ लेना। हाँ, समोच्च कृषि क्या है, पहाड़ी ढालों के पहाड़ी ढालों पर जो कृषि की जाती है ना, वो समोच्च कृषि के अंदर आती है। अब कुछ कृषि के जैसे आपके तरीके होते हैं, कुछ अलग अलग इनके नाम दिए गए, उसमें आपके आएगा मोनोकल्चर, ड्यूओकल्चर, ओलिगोकल्चर, रिले क्रॉपिंग। अब इनमें ये क्या चीजें हैं, तो इसमें देखना समझना है एक बार कि मोनोकल्चर जो है इसे एक फसली कृषि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक फसली कृषि। एक फसली कैसे, कि एक वर्ष एक खेत और उसमें एक ही फसल प्राप्त करना। एक खेत में एक वर्ष के अंदर एक ही फसल जब प्राप्त की जाती है तो वह कहलाती है आपके मोनोकल्चर या एक फसली कृषि कहलाती है। जैसे आपके अरंडी है, सूरजमुखी है, ये ऐसी और भी फसलें हैं जो एक वर्ष में एक बार ही प्राप्त की जाती है, तो वो आएगी आपके मोनोकल्चर के अंदर। ड्यूओकल्चर, ड्यूओ यानी दो होता है, वापस ये सब जगह एक ही रहेगा, एक वर्ष एक खेत, ये सब जगह एक रहेगा, लेकिन यहाँ पे फसल दो प्राप्त की जाती है। कैसे, रबी और खरीफ दोनों फसलें उस खेत से एक वर्ष में प्राप्त की जाती है, तो आपके ये आ जाती है किसके अंदर, ड्यूओकल्चर या द्विफसली कृषि के अंदर आ जाती है। ओलिगोकल्चर, इसमें आएगी आपके तीन फसल, ये एक ही रहेगा, एक वर्ष एक खेत, ये आपको लिखना है साथ में, ठीक है ना। मैंने बोर्ड पर जगह कम होने की वजह से नहीं लिखा है, आपको हर में लिखना है, एक वर्ष एक खेत एक फसल। यहाँ लिखोगे एक वर्ष एक खेत दो फसल, यहाँ लिखोगे एक वर्ष एक खेत तीन फसल। याद कैसे रखोगे, यहाँ तो बता दिया, मोनो यानी एक ही है, आपको पता है इसमें, और ड्यू यानी दो है। यहाँ कैसे याद रखोगे, ओलिगो, ओलिगो लिखने से पहले आपको ये तो करना ही पड़ेगा, तो ये करके बस ध्यान रख लेना कि ये तीन लिखना पड़ता है पहले। तो तीन है, रबी, खरीफ और जायद भी प्राप्त की जाती है, तो आपके ओलिगो कल्चर आ जाएगा इसमें। रिले क्रॉपिंग में क्या होगा, रिले क्रॉपिंग में चार होगी। कैसे याद रखें, देखो आपके रिले रेस होती है ना, तो रिले में आपको पता है चार खिलाड़ी होते हैं, आगे से आगे वो पकड़ाते हैं, उनको रिले पकड़ाते हैं। तो फिर ये रिले, उसी से याद रखना कि रिले यानी कि चार फसलें, एक खेत एक वर्ष और चार फसलें प्राप्त की जाती है, तो आपके ये रिले क्रॉपिंग कहलाती है। प्रश्न ऐसा नहीं है कि इनसे प्रश्न नहीं बनता है, इनसे प्रश्न बना हुआ है, ठीक है ना, इसलिए आपको पढ़ा रहा हूं, क्या कि वापस प्रश्न बने तो आप इनको छोड़ो नहीं और आपके प्रश्न गलत नहीं हो, इसलिए तो इन्हें भी मतलब जो चीजें करवा रहा हूं ना वो सारी अच्छे से आपको समझनी है और अच्छे से लिखनी है और अच्छे से याद करनी है। याद नहीं किया सिर्फ नोट्स बनाने से कुछ नहीं होगा, हाथों हाथ याद करोगे तो सिर्फ रिवीजन करना रहेगा, 2 बार 4 बार रिवीजन करते ही आपके कंठस्थ हो गए, आप कई आगे होंगे बाकी अभ्यर्थियों से, यदि आप नियमितता बनाकर रखते हो और अपने आप को समय देते हो, अपने फ्यूचर के लिए अपने आप को समय देते हो, अपनी किताबों को समय देते हो और इस संघर्ष के राह पर चलते हो, तो कहीं ना कहीं आप सफलता जरूर हासिल करोगे। इसलिए नियमितता रखना, इन्हें लिखो, अपन आगे बढ़ते हैं। फिर साथियों आगे वर्गीकरण में अपन देख रहे हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कृषि में माना जाता है स्थानांतरित कृषि या आदिम कृषि। जो कांस्टेबल की परीक्षा दे रहे हैं, जो वीडियो की परीक्षा दे रहे हैं, जो अदर राजस्थान के कंपटीशन के जो भी एग्जाम दे रहे हो उन सब के लिए, इवन की यहाँ तक RS मेंस की भी जो तैयारी कर रहे हैं ना, ये चीज स्थानांतरित कृषि बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे आपको ये सारी चीजें याद करनी बहुत जरूरी होती है। इसमें क्या होता है साथियों, आदिम कृषि इसलिए कहा जाता है, आदिम या स्थानांतरित कृषि, कि आदिम जनजाति क्या करती है कि जहां पे रहते हैं वहीं पे आग लगा देते हैं। मान लो कहीं पहाड़ पे रह रहे हैं, कहीं मैदान में रह रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं, तो वहां आग लगा कर क्या करते हैं, उसे पूरा साफ कर देते हैं।
उसके बाद में उसकी जो राख होती है वह 2-3-4 साल तक खाद का काम करती है, उसके बाद में उसकी उर्वरता खत्म हो जाती है। तो जब तक वो उर्वर रहती है, उपजाऊ रहती है, तब तक उस पर खेती करते हैं। उसके बाद में वो क्या करते हैं कि जगह चेंज कर देते हैं, स्थान का अंतरण, इसीलिए कहा गया स्थानांतरित कृषि। 4 साल 3 साल 4 साल कहीं करते हैं, फिर वापस 3-4 साल अगली जगह दूसरी जगह चले जाते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। तो वहां मतलब वो जमीन तो खराब हो जाती है, कृषि के योग्य फिर बाद में रहती नहीं, लेकिन वो जगह चेंज कर करके करते रहते हैं इसको इसलिए इसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं। आदिम कृषि क्योंकि आदिम जनजाति द्वारा ये की जाती है, तो आदिम कृषि भी इसे कहते हैं। इसमें से जो मेन प्रश्न बनते हैं साथियों, उसके अलग अलग नामों से प्रश्न बनते हैं। सीधा ही आपको या तो स्थानांतरित कृषि तो आप कर लोगे कि हाँ ये है, और अधिकांश जो जीके की तैयारी करते हैं उन्हें पता भी है कि ये चीज है, लेकिन इसके नाम से प्रश्न आते हैं और उन्हें याद रखना और उन्हें समझना जरूरी है। इसमें से राजस्थान से संबंधित आपको 3 नाम याद रखने हैं, एक तो वालरा, एक दजिया, एक चीमाता। इसको समझते हैं। उससे पहले ये समझ लेना भील, गरासिया, सहरिया आदि आदिम जनजाति जो है उनके द्वारा ये की जाती है। अब आदिवासियों द्वारा जो जंगल में आग लगाकर की जाती है, देखो जंगल के अंदर किसी जंगल को जलाकर यदि की जाती है तो उसे कहा जाता है वालरा कृषि। सीधा ही ये याद रखना है, ठीक है। आदिवासियों द्वारा जंगल में आग लगाकर जो कृषि की जाती है उसे वालरा कृषि कहते हैं। मैदानों में जो आग लगाकर कृषि की जाती है उसे दजिया कहा जाता है, और पहाड़ों पर आग लगाकर जो कृषि की जाती है उसे चिमाता कहते हैं, ठीक है। याद कैसे रखोगे, देखो वालरा याद रख लेना, सीधा सीधा जंगल में वालरा, इसको तो एक तो याद कर लेना आप। इन दोनों की मैट्रिक बताता हूं आपको, इसको याद ऐसे रखना। देखो दजिया, दजिया से याद रखना कि द आएगा ना, कि इन दोनों के देखो इसमें भी द नहीं आएगा है, इसमें भी जंगल में भी द नहीं आएगा और पहाड़ में भी द नहीं आएगा, लेकिन मैदान में द आ रहा है, तो द से याद रखना कि दजिया कृषि जो है मैदानों में की जाती है। तरीके हैं बस, इसीलिए तो आप पसंद करते हो ना। पहाड़ों में की जाती है तो चिमाता, देखो पहले ही अक्षर में यहाँ ऊपर उठा हुआ है, पहाड़ी कैसी होती है, ऊपर उठी हुई होती है, तो पहाड़ों में की जाने वाली कृषि जो है आपके चिमाता कहलाती है, पहाड़ों पर। और फिर ये जंगल वाली आपके समस्या नहीं रहेगी, है ना, जंगल वाली नहीं रहेगी। इन दो चीजें आ गई तो फिर कंफ्यूजन वाला मैटर रहा ही नहीं आपके, तो कोई समस्या नहीं है। अब देखो क्योंकि आदिम जनजाति अपन पढ़ते हैं तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, मतलब राजस्थान का दक्षिणी जो भाग है वहां पे ये चीजें ज्यादा होती है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, बारा और भी जो जितने भी ट्राइबल जो टीएसपी एरिया है जहाँ जनजातियां ज्यादा निवास करती है, वहां पे ये कृषि ज्यादा देखने को मिलती है। और इसीलिए ये जिले आप जो है थोड़े से ध्यान में रखना, क्योंकि प्रश्न बन जाए तो पता होना चाहिए कि कहाँ कैसे क्या है, ठीक है। अब ये जो प्रश्न है यहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावना रहती है। हालांकि ये आपके इंडिया में वैसे का वैसे पढ़ना ही है, तो यहाँ पे भी अपन थोड़ा सा पढ़ते हुए चलते हैं। और ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं, ठीक है, कोई भी एग्जाम दे रहे हो। असम में इसे ये झूम या झूमिंग कृषि के नाम से बहुत प्रसिद्ध है वैसे तो। झूम या झूमिंग वैसे स्पेशल असम के अंदर कहा जाता है, ठीक है। केरल के अंदर इसे चोनम कहा जाता है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इसके अंदर इसे पोडू या पाई कहते हैं। कई जगह पई पई ऐसे लिखा होगा, 2 मात्रा ऊपर, ठीक है। मध्य प्रदेश में बीवर, मसान, कुमारी कहते हैं ज्यादातर, लेकिन मध्य प्रदेश का बस्तर वाला जो एरिया है उसमें इसे दीपा कहा जाता है। श्रीलंका के अंदर इसे चेना कहा जाता है। देखो केरल में चोनम है और यहाँ जाके नाम वापस बदल गया, चेना कहा जाता है। वियतनाम में रे कहा जाता है, मैक्सिको में मिल्पा कहा जाता है, वेनेजुएला में कोनुकू कहा जाता है। ये याद करने पड़ेंगे सारे के सारे। हालांकि अपने एक बार कोर्स पूरा हो जाएगा ना, तो जो ऐसी चीजें हैं उनकी मैट्रिक बनाकर आपको वापस अलग से, मतलब छोटी छोटी एक बार कोर्स पूरा होगा उसके बाद मैं क्लासें दूंगा छोटी छोटी, जिसमें आपके जहां पे समस्याएं ज्यादा रहती है, जब कंफ्यूजन ज्यादा रहता, उनकी मैट्रिक बनाऊंगा और उनकी ट्रिक से आपको हाथों हाथ वापस दूसरी भी याद करवाने की कोशिश करूंगा। साथ छोड़ने वाला नहीं हूं, है ना। विक्रम बेताल की कहानी सुनिए ना, वो बेताल साथ छोड़ता ही नहीं है। वैसे कि वैसे मैं भी आपका साथ छोड़ूंगा नहीं, आप निश्चिंत रहे। आपको तैयारी करवाकर आपको मंजिल तक पहुंचाने के लिए संकल्पित हूं, तो आप चिंता न करें और इन्हें नोट करो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये स्लाइड पूरी की पूरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद हो जानी चाहिए, ठीक है ना। चलिए इसे नोट कीजिए। देखो साथियों, जीके ऐसा है, जीके में अपन को भूगोल भी पढ़ना है, इतिहास भी पढ़ना है, विज्ञान भी पढ़नी है, कई चीजें हैं जो सारी चीजें पढ़नी पड़ती है। इसीलिए तो कहते हैं कि जीके कठिन लगता है। कठिन क्यों लगता है? क्योंकि सारी चीजें पढ़नी है जीके के अंदर। जीके कह दिया यानी सब आ गया। तो अब अपन जो पढ़ रहे हैं कृषि के अंदर, अपन विज्ञान की प्रमुख शाखाएं पढ़ रहे हैं कि इन अलग अलग कृषि से संबंधित जो शाखाएं हैं उन्हें वैज्ञानिक क्या कहते हैं, यानी विज्ञान के अंदर उन्हें क्या कहते हैं, और इनसे प्रश्न भी बहुत बनते हैं। तो ये याद करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि प्रश्न बनने की संभावनाएं ज्यादा रहती है।
तो इनमें से ऐसा है साथियों कि जैसे हॉर्टिकल्चर है आपके, वो फलों से संबंधित है, फलों की कृषि को कहते हैं हॉर्टिकल्चर। ओलेरिकल्चर जो है वो सब्जियों की कृषि है, फलों की तो हॉर्टिकल्चर है और ओलेरिकल्चर आपके सब्जियों की कृषि है। फ्लोरिकल्चर ये आसानी से याद हो जाएगी, फूलों की कृषि है। विटिकल्चर आपके अंगूरों की कृषि है, अंगूर ज्यादा से ज्यादा उत्पादित किए जाते हैं। सेरिकल्चर आपके रेशम उत्पादन से संबंधित है, रेशम के कीड़ों का पालन किया जाता है और रेशम प्राप्त किया जाता है। वर्मी कल्चर जो है वो केंचुआ पालन है, ये केंचुआ जो है इसे, केंचुए को किसान का मित्र, किसान का मित्र भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? वर्मी, देखो वर्मी कंपोस्ट भी मिलती है, वर्मी कंपोस्ट यानी खाद मिलती है। तो वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? केंचुआ क्या करता है कि जमीन के अंदर जो है मिट्टी को मारवाड़ी में क्या पोली कर दे, यानी कि उसे थोड़ी सी खोखली कर देता, कोमल कर देता, उपजाऊपन बढ़ जाता है और इसका जो मल है वो भी खाद का काम करता है। तो ये केंचुआ इनके बहुत काम आता है। अब कई बार मैं पहले जब काफी साल पहले केंचुआ और कछुआ में अंतर ही नहीं समझता। कछुआ अलग है, टॉर्टोइज अलग है, कछुआ ठीक है, ये केंचुआ है। मारवाड़ी में के अलिया, अलिया पड़े ने कई बार बरसात में भी गिरते हैं, है ना। ये धीरे धीरे इस तरीके से छोटा सा एक देखते हैं, डायरेक्ट देखते तो ऐसे लगता है जैसे सांप का बच्चा है, लेकिन वो सांप का बच्चा नहीं होता है, वो केंचुआ होता है, ठीक है ना, जो किसान का मित्र कहलाता है। तो ये केंचुआ, वर्मी कल्चर। फिशिकल्चर, फिश से संबंधित याद हो जाएगी, मछली पालन। एपीकल्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मधुमक्खी पालन। एपीकल्चर और ये विटिकल्चर और सेरिकल्चर, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरिकल्चर समुद्री जीवों से संबंधित है। आर्बोरिकल्चर आपके वृक्ष व झाड़ी से संबंधित है। सिल्वीकल्चर वन संरक्षण से संबंधित है। ओलिविकल्चर, ऑलिव ऑयल अपन कहते हैं ना, ऑलिव ऑयल भी कहते हैं, तो जैतून का तेल जो ऑलिव ऑयल कहलाता है, जैतून की कृषि। ओलिविकल्चर जैतून की कृषि। वेजिकल्चर वृक्षों की आदिम कृषि, आदि मानव द्वारा वृक्षों की गई आदिम कृषि भी कह सकते हो। और एग्रोस्टोलॉजी जो है वो घास का अध्ययन है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें हैं, तो ये याद करनी पड़ेगी साथियों। देखो इसमें अपने जीके के अंदर जो चीज है, अब ये हालांकि ये पूरी एक एक शाखा है और इसके अंदर बहुत सारा अध्ययन किया जा सकता है, लेकिन अपने यहाँ पे काम की चीज इतनी सी है कि किस में कौन सा अध्ययन आता है और कौन सी किससे संबंधित है, यही चीज अपन को ध्यान रखनी है और यही एग्जामिनर द्वारा पूछा जाता है। जिसमें से देखो मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट बता दूं, इसमें से आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक तो ये अंगूर वाली, एक आपके रेशम वाली मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक वर्मी कल्चर आपको आसानी से याद रह जाएगी, फिशिकल्चर नहीं, एक आपके ये एपीकल्चर मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, ये इंपोर्टेंट है आपके। और इसमें से आपके ये ओल्वी कल्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको याद हो जाती है तो कोई बात नहीं, नहीं भी होती तो भी कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन ये जो 3-4 बताइए ये आपको याद होनी ही चाहिए। और हाँ, ये फलों वाली हॉर्टिकल्चर, ठीक है ना, ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खास तौर पर ये एपीकल्चर, विटिकल्चर, सेरिकल्चर 3, और ज्यादातर प्रश्न यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो ये सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद करनी पड़ेगी। अब आज मेरी जो श्रद्धा थी क्लास लेने की वो इतनी है, इससे ज्यादा अभी नहीं ले पाऊंगा। तो चलिए साथियों, समय व्यर्थ नहीं करेंगे, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात की जाए हरित क्रांति, बहुत ज्यादा पूछा जाता है प्रश्न, और इसके संबंधित जो प्रश्न बनते हैं वो ये बनते हैं कि हरित क्रांति के जनक कौन थे, हरित क्रांति से किससे संबंधित है। तो हरित क्रांति ऐसा है कि अनाजों से संबंधित थी, और अनाजों की उत्पादन में अचानक वृद्धि लाना, और उनका कारण ये था कि उर्वरक, खाद वगैरह इन सब का उपयोग करना, मशीनीकरण, कई तरह के यंत्र आ गए, मशीनें आ गई, तो उससे जो है उत्पादन में वृद्धि हुई। उत्पादन में वृद्धि होना ही हरित क्रांति थी। और हरित क्रांति इसका जो लक्ष्य था वो गेहूं की उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया था। तो इसको पढ़ते हैं अपन। हरित क्रांति से संबंधित मैंने आपको फैक्ट बता दिए। इसके जनक, यदि विश्व में हरित क्रांति का जनक पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है एक व्यक्ति का नाम, नॉर्मन बोरलॉग। ये विश्व में हरित क्रांति के जनक है, ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं विश्व। इसका प्रारंभ 1966 से 67 के करीब माना जाता है, 66-67, ये पूछते हैं, सन भी पूछा जाता है कि इसका प्रारंभ, हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ। तो विश्व में पढ़ा तो भारत में भी इसका जनक पूछ सकते हैं। तो ध्यान रखें MS स्वामीनाथन, स्वामी यहां लिख देता हूं आधा, MS स्वामीनाथन विश्व में इसके हरित क्रांति के, भारत में हरित क्रांति के जनक है। विश्व के अंदर नॉर्मन बोरलॉग आपको याद रखना है। कृषि संबंधित जो अवार्ड दिया जाता है वो भी नॉर्मन बोरलॉग से संबंधित ही है। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार भी दिया जाता है, ये ध्यान रखें।
सर्वाधिक उत्पादन यानी सर्वाधिक उत्पादित की जाने वाली फसल या सर्वाधिक उत्पादन हरित क्रांति के दौरान कौन सी फसल के अंदर हुआ, ये पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है आगे। तो ध्यान रखें गेहूं के अंदर अपन ज्यादातर रोटियां टिकाओ नहीं, गेहूं ही टिकाओ ज्यादातर। पश्चिमी राजस्थान में सोगरे बन जाते हैं, वैसे पूर्वी राजस्थान वालों को शायद शब्द अलग कहते हैं, वो बनते सब जगह है। मक्की के सोगरे, बाजरी के सोगरे हैं, मारवाड़ी के होगरा। होगरा चटनी जड़ो तो स्वाद कटे मिले ही कौन। दुनिया 56 पकवान भी दुनिया का इनके आगे फैल है। मतलब होगरा और कड़ी, होगरा और चटनी ए तो मतलब 56 भोगों भी बडर है, ठीक है नहीं। और गुणकारी, ताकत बहुत ज्यादा देते हैं, बहुत बढ़िया भोजन है ये, है ना। तो गेहूं के अंदर सर्वाधिक वृद्धि का टारगेट रखा गया। द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब मानी जाती है, यहां लिख देता हूं मैं 1983-84। ध्यान रखें कि द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत मानी जाती है इसमें, ठीक है। अब इससे संबंधित ये तो होगी हरित क्रांति की बात। अब अन्य जो क्रांतियां पूछी जाती है वो सीधा पूछा जाता है कि इस क्रांति का संबंध किससे है, सीधी की सीधी। अपन ज्यादा लपड़ चट्टर वाली बातें नहीं करेंगे, इधर उधर ज्यादा मतलब शब्दों के फेर में आपको नहीं फंसाऊंगा। सीधे जहां से प्रश्न बनते हैं वैसी ही क्लासें अपन लेकर चल रहे हैं, ताकि अपने समय भी बच जाए और अपन को जो पढ़ना है वो ध्यान में रहे कि हाँ ये पढ़ना है हमें। मैं हमेशा कहता हूं कि हमें अभी सिलेक्शन लेना हमारी प्राथमिकता है, विद्वान बनना हमारी प्राथमिकता नहीं है। हालांकि जो है एक शब्द पकड़ लिया जाए ना, उस पर भी पीएचडी की जा सकती है। मान लो पीली क्रांति पकड़ो, उस पर भी पीएचडी की जा सकती है। तो हर शब्द की बहुत सारी व्याख्या हो सकती है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या देखकर लेकर चलना है कि हमें समग्रित रूप से कितना पढ़ना है, मतलब संक्षिप्त करके कितना पढ़ना है जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। सबसे प्राथमिकता सिलेक्शन है, ये ध्यान रखना हमेशा। पीली क्रांति, पीली क्रांति साथियों तिलहन, ठीक है, तिलहन कह सकते हो या सरसों। अब है ना, आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। ये जो भैया है ना आपके ये इसका है, ठीक है, इसलिए इसको सेपरेट कर देता हूं। और ये जो है ना ये इसका है। पीली क्रांति तिलहन और सरसों के उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति आपके खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित है। फूड प्रोसेसिंग जिसको कहते हैं ना, उससे संबंधित है आपकी भूरी क्रांति। श्वेत क्रांति दूध से संबंधित। दूध कैसा होता है, सफेद होता है। तो श्वेत क्रांति, और इसका जनक यदि पूछ लिया जाए तो वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन इसका जनक। और 1970 की बात है, इसकी क्रांति का समय पूछा जाए तो 1970 याद रखना। श्वेत क्रांति दूध में वृद्धि के संबंधित है, वर्गीज कुरियन 1970। बस इतनी सी बातें हैं, ज्यादा आपको उलझाऊंगा नहीं, ठीक है ना। नीली क्रांति, नीली क्रांति जो है साथियों आपके मत्स्य यानी कि मछली पालन, मछली उत्पादन लिख देते हैं। उत्पादन कैसे कि क्योंकि मछली से संबंधित अपन पढ़ेंगे, कानोता वगैरह जो अभ्यारण्य जो भी है मछली से संबंधित भी अपन पशुधन जब पढ़ेंगे उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा इससे संबंधित बातें। तो मछली उत्पादन इसमें ध्यान रख लेना आप। सुनहरी क्रांति जो है साथियों वो आपके बागवानी से संबंधित है। किससे, बागवानी। सुनहरी क्रांति बागवानी से संबंधित है। रजत क्रांति संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, अंडों से संबंधित है, ठीक है। अंडा उत्पादन, अंडे नहीं अंडा उत्पादन लिख देता हूं, अंडा उत्पादन। पोल्ट्री फॉर्म इसमें विशेष महत्व रखते हैं। रजत क्रांति अपने यहाँ पे जो है अंडों के सर्वाधिक मतलब अंडे देखे जाए राजस्थान के अंदर तो अजमेर, अजमेर के अंदर मुर्गियां भी ज्यादा है, अंडे भी ज्यादा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, रजत क्रांति आपके अंडे संडे हो या मंडे रोज ठोको अंडे, अंडे ठोको। मतलब प्रोटीन बहुत मिलता है इससे। प्रोटीन का सबसे बढ़िया स्रोत है ना अंडे ही है। यदि डॉक्टर किसी को सजेस्ट करता है प्रोटीन के लिए तो सबसे पहले सजेस्ट करेगा अंडे। वो कहेगा ना सर मैं तो अंडा कौन जिमूं, अंडा कौन जिमे, तो बच्चे कहे सोयाबीन खा लीजिए। फिर बाद में मतलब उसका अल्टरनेट बताता है कि सोयाबीन खा लेना, सोयाबीन या दालें हैं वो भी प्रोटीन का स्रोत होती है, लेकिन अंडे जितना नहीं मिलता उसमें भी, है ना। ध्यान रखना, कोई प्रोटीन के लिए अंडे खाता है तो उसका जो सफेद भाग होता है वो खाना होता है, पीला भाग वसा बढ़ाता है। पीला भाग जो एक्सरसाइज जिम वगैरह करते हैं वो नहीं खाते, वो सिर्फ सफेद भाग खाते हैं। चलो एक्स्ट्रा जानकारी है, रख दो, कोई काम ही आई, ठीक है। लाल क्रांति मांस या टमाटर, लाल लाल टमाटर खाने वाला कौन, मम्मी लड़े पापा लड़े। बच्चे बहुत एंटरटेन करते हैं वास्तव में स्कूल में, और प्राथमिक शिक्षा और प्राथमिक स्कूल के बच्चों जैसा आनंद कहीं भी नहीं। आप मतलब एक सिर दर्द करता हुआ व्यक्ति भी उनके साथ में जाकर व्यवस्थित मतलब दिल से
नहीं तो और दुखना ला देंगे, बाकी दिल से उनके साथ जुड़ेगा तो उसका सिर दर्द भी ठीक हो जाता है। तो ये रहता है बच्चों का प्रभाव। गोल क्रांति, गोल क्रांति में आपके आता है आलू। गोल क्रांति में क्या आएगा? आलू उत्पादन। काली क्रांति में आपके आ जाएगा खनिज तेल, खनिज तेल, ठीक है। धूसर या स्लेटी क्रांति में आपके आता है सीमेंट, सीमेंट उत्पादन, सीमेंट उत्पादन, ठीक है। गुलाबी क्रांति में झींगा मछली, झींगा मछली, झींगा मछली इसके अंदर आएगा। बादामी क्रांति में आपके आएगा मसाला उत्पादन, मसाला उत्पादन, ठीक है। इंद्रधनुषी क्रांति, इंद्रधनुष में देखो कितने 7 रंग होते हैं ना, बहुत सारे, यानी कि सारे रंग एक तरह से यूं मान लो कि सारे रंग, तो ये समझ लो कि ये सारी क्रांति पर निगरानी है, ठीक है। क्या है? सभी क्रांतियों पर निगरानी, ठीक है। इंद्रधनुषी क्रांति मैं बताऊंगा इसमें से, और मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सी है अभी बताता हूं जो हमेशा याद रखनी है। अमृत क्रांति क्या है? नदियों को जोड़ने से संबंधित है, नदियों को जोड़ना, और नदियों को जोड़ने के लिए एक नाम जाना जाता है भारत के अंदर, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। इंजीनियर डे, इंजीनियर डे है, चेक कर लेना, इंजीनियर डे मनाया जाता है इनके जन्मदिन दिवस के उपलक्ष्य पे। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया नदियों को जोड़ने के लिए इन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट और बहुत सारा अच्छा काम किया, इसलिए जाना जाता है। तो अमृत क्रांति के जनक भी यदि पूछा जाए तो ध्यान रखना, ठीक है। ग्रीन गोल्ड क्रांति, गणतंत्र शौकीन औरत है, ग्रीन गोल्ड, ग्रीन गोल्ड क्रांति में क्या आवे ध्यान है? चाय उत्पादन। क्या आता है? चाय, चाय उत्पादन। चाय पर एक बहुत बढ़िया कविता लिखी थी मैंने, प्रकाशित भी हुई, 7-8 अखबारों में प्रकाशित हुई, शेयर करूंगा आपके साथ में कभी। चाय पर मतलब है, लगभग मेरी लिखी हुई कविताएं हैं 300-350 के समथिंग है, आर्टिकल है 40-50। सिविरा के अंदर भी 4-5 आर्टिकल छपे हैं, अपने डाइट से पुस्तक निकलती है विभाग की, उसके अंदर भी आर्टिकल है। बहुत सारे अखबार, एक अमेरिका से निकलता है, संयुक्त राज्य, अपने क्या नाम है, हम हिंदुस्तानी USA, वहां से निकलता है, उसके अंदर आर्टिकल है। मतलब साहित्य के क्षेत्रों में और इसमें बहुत गहरी रुचि, और कोरोना काल में बहुत अच्छा कार्य किया था। 200 से अधिक अवार्ड है, लगाने की जगह नहीं पड़ी है आज का घर पे, सारे मतलब लगाने नहीं देते, इतने कहाँ लगाएंगे, तू तो क्या लिया या इतने, अब वो रखे हुए हैं, उसमें से कुछ खास खास वो लगा रखे हैं। तो आप सभी की दुआओं से करते हैं कार्य। हालांकि अब जो है ये साहित्य के लेखन क्षेत्र से थोड़ा सा मैं दूर हो गया हूँ, इन क्लासेस और आपके लिए जो कार्य कर रहे हैं इससे, तो वो उधर से भी कई बार कॉल आते हैं कि सर क्या आप भेज नहीं रहे रचनाएं, तो वो थोड़ा सा देखो, हर फील्ड को बराबर वेटेज देना संभव नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं कोई कमी करनी पड़ती है, तभी दूसरी जगह कार्य कर पाते हैं। तो व्हाइट गोल्ड क्रांति, व्हाइट गोल्ड में आपके आ जाएगा बढ़िया, यानी कि कपास। ये बढ़िया बढ़िया बार बार बोलता हूं ना, ये शब्द पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखना, बोलता हूं मैं बार बार, ठीक है। कपास उत्पादन से संबंधित, तो ये आपके आ गई मुख्य मुख्य क्रांतियां आपके आ गई। इसमें से देखो अब मोस्ट इंपोर्टेंट कौन कौन सी? हरित क्रांति तो है ना, एक पीली क्रांति मोस्ट इंपोर्टेंट है, श्वेत क्रांति मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, सुनहरी क्रांति मोस्ट इंपोर्टेंट है, नीली आपको याद रह जाएगी, रजत भी याद रह जाएगी। इसमें से और मोस्ट इंपोर्टेंट आपके हैं बादामी क्रांति, इंद्रधनुषी, ठीक है, और इसमें से रजत क्रांति भी इंपॉर्टेंट। मतलब है वैसे सारी याद रखनी है, कोई ज्यादा मतलब इसमें लोड लेने का काम नहीं, याद आराम से हो जाएगी, ठीक है ना। याद रखने का कैसा तरीका होता है? जैसे इसे लिखोगे आप, फिर एक बार याद कर लिया, फिर इसको छुपा कर फिर पढ़े, फिर बार बार सभी को छुपा कर फिर याद करें कि इसमें क्या था, इसमें क्या था, इसमें क्या था, फिर याद हो जाएगी। 1-2 बार का काम है, उसके बाद में मतलब इसका झंझट खत्म हो जाएगा। तो इसे नोट कर लो एक बार, स्क्रीनशॉट लेके फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ये क्रांति से संबंधित आपके पूरा हो गया। चलो भाई मंडी चलते हैं। अब आपको मैं कृषि से संबंधित प्रमुख मंडियां बता देता हूं। ये मंडियां भी पूछी जाती है। देखो जो चीजें बता रहे हैं सारी पूछी जाती है, ये ध्यान रखना, किसी भी चीज को हल्के में मत रहना, क्योंकि प्रश्न तब महत्वपूर्ण बनता है जब हमें प्रश्न पत्र में दिख जाता है, उसके बाद में वो महत्वपूर्ण बनता है। उसके पहले हमको लगता है ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन वो पूछा जाता है, उसके बाद लगता है ये तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाँ,
तो इसीलिए किसी को हल्के में मत लेना, सभी भारी है अपने लिए, ठीक है। और भारी कुछ भी नहीं है क्योंकि सभी को हल्का बना रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए, जीरा मंडी जो है राजस्थान में, ये आपके मेड़ता, नागौर और जोधपुर भी ध्यान रखें, मैदान तक भी कहा गया, मेड़ता को पहले मैदान तक कहा जाता था, ठीक है। जोधपुर। संतरा मंडी बहुत इंपॉर्टेंट, भवानी मंडी कहते हैं इसे, ठीक है, इसका नाम है भवानी मंडी और ये है झालावाड़ में, भवानी मंडी झालावाड़। प्याज मंडी आपकी है अलवर, अलवर। प्याज देखो, प्याज छीलते हैं तो आंसू आ जाते हैं, और जब लवर यानी कि दो प्रेमी बिछड़ते हैं तो भी आंसू आ जाते हैं, तो इसलिए ध्यान रखना प्याज मंडी कहाँ है, ये लवर से ध्यान रखना, बिछड़ेंगे तो आंसू आ जाएंगे, तो प्याज मंडी आपके अलवर के अंदर है। किन्नू और माल्टा आपके गंगानगर के अंदर है, क्यों, फल वहीं ज्यादा होते हैं, वैसे फलों की टोकरी भी कहा गया है इसे, तो गंगानगर के अंदर किन्नू और माल्टा। अमरूद सवाई माधोपुर के बहुत प्रसिद्ध है, सवाई, तो मंडी भी सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, ठीक है। इसबगोल मंडी आपके भीनमाल के अंदर है, भीनमाल। घोड़ा जीरा कहा जाता है, कैलोरी फ्री फाइबर फूड और बहुत ही अच्छी आयुर्वेदिक दवाई है ये, पेट के लिए बहुत फायदेमंद है। अब इसमें यूं है कि संयंत्र अलग होते हैं, अनुसंधान केंद्र वगैरह वो, और मंडियां अलग है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। अब इसका भी संयंत्र पढ़ोगे तो आबू रोड पढ़ोगे, सरसों का भी पढ़ोगे सेवर भरतपुर में, ये मैं मंडियां बता रहा हूं आपको, ठीक है। मूंगफली मंडी बीकानेर, बीकानेर आपको पता है। लूणकरण को, लूणकरण सर जो है उसे राजस्थान का राजकोट कहा जाता है, क्योंकि राजकोट में मूंगफलियां बहुत होती है, तो यहाँ पे आपको बीकानेर ध्यान में रखना है। धनिया मंडी है आपके रामगंज, रामगंज कोटा, रामगंज कोटा। फूल मंडी, फूल मंडी आपके पुष्कर, पुष्कर है वैसे फूल मंडी, यदि गुलाबों से संबंधित पूछा जाए तो भी पुष्कर आएगी, उसमें भी चैती गुलाब जो होते हैं ना, चैती गुलाब आपके खमनो और राजसमंद के अंदर होते हैं, चैत्र महीने में ज्यादा होते हैं इसलिए चैती गुलाब कहते हैं, वो खमनो और राजसमंद में। पुष्कर की एक विशेषता है, आपको पता है क्या, पुष्कर में कहते हैं कि विदेशी बहुएं बहुत है, विदेशी बहुएं, मारवाड़ी में क्या वारली, पश्चिमी राजस्थान वाला ओळख जाए कि हाँ सर बोल रहे हैं सही एकदम, तो विदेशी बहुएं ज्यादा है। क्यों, विदेशी देखो घूमने ज्यादा आते हैं, बस कोई पंडित जी पूजा करावे, हम पंडित जी पसंद आ जाए या पंडित जी बयान पसंद आ जाए, बस के ब्याह कर ले, विदेशी बहुएं वहां ज्यादा है, बताया जाता है ऐसे। अपा कोई गिणन को नहीं गया, न देखन कौन गया विदेशी बहुआन, बाकी ध्यान है कि बतावे है कि विदेशी बहुआ ज्यादा है, अपा भी ध्यान रखा इनमें कहीं, ठीक है। लहसुन मंडी, लहसुन मंडी है आपके छिपा बड़ौद, छिपा बड़ौद 12 के अंदर, छिपा बड़ौद 12, ठीक है। मेहंदी मंडी ये हमारे पाली में ही है, सोजत, सोजत। एक बार एक मित्र जो है वो आरएस का देने गए, हालांकि मेरा तो कोई सपना नहीं है, मैं तो फॉर्म भी नहीं भरता आरएस का आजकल, लेकिन आरएस का फॉर्म देने गए वो, उन्हें ये पूछा गया कि आपके पाली की एक मतलब इंटरनेशनल क्रॉप है, कौन सी है, वो भी सोचने पड़े कि यार ऐसा कैसा, क्योंकि उस समय वो प्रेशर ऐसा होता है, देखो पता होते करते भी वहां पे आता नहीं उत्तर, फिर बाद में उनको ध्यान है, इंटरव्यू देके आए वहां तो सॉरी बोल दिया, उसके बाद इंटरव्यू देके आए, फिर ध्यान है यार मेहंदी अपराटे तो हो गए यार इंटरनेशनल, यानी कि विदेशों तक जाती है ना, सोजत में उगने वाली मेहंदी विदेशों तक पहुंचती है, प्रसिद्ध है, तो सोजत इसकी मंडी है, ठीक है। अश्वगंधा मंडी जो है आपके झालरा पाटन, झालावाड़ के अंदर है, झालरा पाटन जहां कह दूं वहां ध्यान रखना कि झालावाड़ आपको ध्यान रखना ही है, ठीक है, झालावाड़ के अंदर। आंवला मंडी चौमू, चौमू जयपुर के अंदर, चौमू जयपुर के अंदर। टमाटर मंडी बस्सी, टमाटर मंडी बस्सी और ये भी जयपुर, ठीक है। टिन्ना मंडी शाहपुरा, शाहपुरा और ये भी जयपुर, शाहपुरा भीलवाड़ा वाला नहीं है, जयपुर वाला है। मिर्च मंडी टोंक, देखो कोई छोटा बच्चा मिर्च खाता हो ना हाथ में, जिसको समझ नहीं है मिर्च ले ले, वो डालिए हाले जी को बाबू, मिर्च ले ले हाथ में तो उसको टोकते हैं पटाख से, अरे ये नहीं इसको नहीं खाने देना है, तो टोकते हैं, टोंक, तो ध्यान रखना मिर्च मंडी टोंक के अंदर। सरसों मंडी, बार बार कहता हूं मैं चीख चीख कर कि सरसों मंडी हमारे सुमेरपुर में है, सरसों मंडी हमारे सुमेरपुर में है, मैं खुद सुमेरपुर में क्लास ले रहा हूँ ये, और सुमेरपुर में सरसों मंडी है, ठीक है। एक भाई कमेंट करियो कि सर आपने सरसों मंडी सुमेरपुर कैसे बताई,
सुमेर मैंने तो भरतपुर पढ़ा है। अरे वो अनुसंधान केंद्र है रे मेरा भाई, ए बताऊं नहीं, ए कई तरह ठोकी प्रक्योड़ी चीजें है ना। हो सकता है कहीं गलतियां हो जाती है, वो देखो मानवीय भूल है, लेकिन उसे वापस मैं ही सुधार देता हूँ वापस, है ना। तो आपको गलत जानकारी लेकर आगे नहीं जाने दूंगा, आप विश्वास रखें। और जितना भी प्रयास कर रहे हैं आप लोगों के लिए है, और आप लोगों के लिए और आप लोगों द्वारा प्रोत्साहित करके ही करवाया जा रहा है, तो आप इसके भागीदार हो, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए और फिर अपन वापस आगे बढ़ते हैं। चलो साथियों, आपको कुछ रोचक प्रश्न बताता हूं। ये बच्चों वाले प्रश्न है, मैं इसे बच्चों वाले प्रश्न कहता हूं क्योंकि ये है ही बच्चों वाले, राजा रानी, ये ज्यादातर बच्चे पूछते हैं। हालांकि ये फसलों के उपनाम है और हमें उपनाम भी पता होने चाहिए। जब पढ़ रहे हैं, देखो हमारे पास में अभी समय है, विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं तो विस्तृत ही चलेंगे। मैंने रीड के समय जो ट्रिक वाली क्लासें डाली थी सब वो फास्ट फॉरवर्ड डाली थी, हालांकि उससे बहुत फायदा हुआ लोगों को। तो अभी जो है उसके बाद मैंने कहा था, तो उस समय लोग ये सोचते थे कि ये सर जो है सिर्फ ट्रिक में ही पढ़ा सकते, विस्तृत नहीं पढ़ाते। फिर जैसे सेकंड ग्रेड की क्लासेस शुरू हुई तो उनकी ये भ्रांति भी दूर हो गई। अब अपन चलते हैं राजा रानी की तरफ, ठीक है, मजा आएगा अब इसमें। और ये जानकारी होनी भी चाहिए, आप ये चीजें जो है अपने बच्चों को भी सिखा सकते हो। आपके जो आसपास बच्चे हैं कि कोई कहे मेरे तो गुरुजी ब्याह कौन हो, बच्चा ही कौन, अरे भांजा भांजी भतीजा भतीजी, कोई दो वह टाबर परिवार में कोई भी वह सके, किसी को भी सिखा दो, बढ़िया लगेगा। देखो फलों का राजा सभी को पता है, फलों का राजा आम, ठीक है, इसका टेस्ट ही ऐसा है कि ये फलों का राजा कहलाता है। फलों की रानी आपके जो है वो आपके लीची है। क्या है? लीची। खाई हुई क्या किसी ने लीची? ऊपर से वो रेड कलर का आता है, अंदर उसको छीलते हैं फिर व्हाइट निकलती है अंदर से, वो लीची। लीची का जूस भी बहुत मिलता है आजकल, आजकल तो पैकिंग जूस मिलने लग गए, है ना। फूलों का राजा कुछ बताने की जरूरत है क्या? गुलाब सिंह। फूलों का राजा कौन है? गुलाब है। क्यों? गुलाब का फूल देखो खासियत के हिसाब से तो राजा रानी बनाते हैं ना, उनकी विशेषता होती है तभी तो राजा रानी बनेंगे। गुलाब है। या फूलों की रानी, ये गुलाब है ना, विदेशी रानी लाई, देखो ग्लेडियोलस, ग्लेडियोलस। इन राजा देखो अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय विवाह संबंधी प्रश्न बनेंगे ना अपने, हरिया देवी और वो सारे अपन पढ़ेंगे हिस्ट्री के अंदर। तो ये देखो गुलाब के ग्लेडियोलस है, विदेशी है। दालों का राजा बताने की आवश्यकता नहीं होगी वैसे, चना। क्यों है ये बता चुका हूं, क्योंकि चने से बेसन बनता है और बेसन अपने हर खुशी में शामिल होता है, ठीक है ना। तो दालों की रानी, जो जिसने पहले वाली क्लासें नहीं देखी ना, वो आधी चीजें बीच में से पकड़ नहीं पाएंगे, डायरेक्ट देखेंगे सीधी अगर ये, तो कहेंगे सर ये ऐसे कैसे बात करते हैं, जबकि कंटिन्यू जो आ रहे हैं साथ में उन्हें तो बड़ा आनंद आएगा पढ़ने में। अब आगे से आगे और आनंद बढ़ता जाएगा, और याद तो हो रहे हैं वो तो बात ही छोड़ो आप, ठीक है। दालों की रानी कहा जाता है मटर को। कई जना कहे सर मटर तो सब्जी है, और सब्जी है पर ये दलहन है, दलहन के अंदर आती है, दालों की रानी कहलाती है मटर, ठीक है। मसालों का राजा, अब देखो मसालों के राजा में झगड़ा चल रहा है, लौंग भी है और काली मिर्च आती है ना। पुर्तगाली तो काली मिर्च के लिए आते थे यहाँ पे, काली मिर्च के लिए आते थे ये अपने ये क्या कहते हैं आया था ना, नाम ही याद नहीं है, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा आया था नहीं, काली मिर्च लेकर गया यहाँ से, वहां के व्यापारियों ने देखा अरे यार इतनी सारी काली मिर्च कहाँ से लाया, तो क्या बेटे इंडिया में लाए हो रहे, तो क्या मने भी बता इंडिया कटे। और बस धीरे धीरे पुर्तगाली सारे आना शुरू हो गया है, व्यापारी सब काली मिर्च के लिए आते थे धीरे धीरे, फिर देख लो क्या इन्होंने गुड़ गोबर कर दिया सारा का सारा आके। फिर मसालों की रानी, अब इसमें यूं है कि लौंग, यदि आप देखोगे ना लौंग के ऊपर वैसे ही मुकुट ताज बना हुआ होता है, जैसे लौंग आप देखते हो तो ऊपर जैसे ताज पहना हुआ ही है उसने, और काली मिर्च तो अपने आप में विशेषता रखती है। इसलिए मसालों की रानी के अंदर आएगा साथियों आपके इलायची। चाय में डाल दो, मिठाई में डाल दो, सभी में डाल दो, तो इलायची बहुत खाई जाती है, मसालों की रानी कहा जाता है। अनाजों का राजा, आप बताओ सबसे ज्यादा भारत में क्या खाया जाता है? चावल, ठीक है। अनाजों की रानी मक्का। देखो याद करने के तरीके बताऊं, अनाजों की रानी मक्के का भुट्टा देखा है ना आपने, उसके वैसे ही जैसे कोई बाल लटक रहे हो ना, वैसे थोड़ा सा मेकअप कर दो तो वो वैसे ही रानी जैसी दिखेगी। तो ऐसे याद रख लेना, अनाजों की रानी मक्का। आहा, पेय पदार्थों की रानी बताने की जरूरत है कि चाय। किस किस की पसंदीदा है चाय? सभी की होगी लगभग, कोई सिख नहीं पिए, मेरे मदर देने की नहीं पिए, मेरे मदर ने आज दिन तक चाय टेस्ट ही नहीं की, है ना। और हम चाय के शौकीन, क्योंकि फादर बहुत पीते थे। और वैसे भी चाय यूं है कि बाहर कहीं जाते ना, एक एनर्जी ड्रिंक के रूप में काम करती है, आधो तो काम चाय ने दे के ना जाए, अब चाय आई
वो काम करो थे जितने एसडीएम ऑफिस वगैरह ड्यूटी लगा अभी चाय मंगाते हैं यार ये करो फटाफट और चाय रे जोश जोश में कितो ही काम करा दे। सूखे मेवों का राजा बादाम, सूखे मेवों का राजा बादाम, क्या एक दिमाग तेज आला है बादाम। गरीब का सेव, लिखूंगा तो बेर, और देसी भाषा में सीधी सी बात बताऊं बोले है बोर, के कहीं है कि बोर और बोरली, बोरली माते लागे देखो बोर। तो देसी ये गरीब का सेब जो कहा जाता है वो बेर को कहा जाता है, हिंदी में कहो तो, मारवाड़ी में कहो तो बोर अपाला, ठीक है। गरीब की बादाम मूंगफली, गरीब की बादाम मूंगफली को कहते हैं, किसको कहते हैं? मूंगफली को गरीब की बादाम कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि बादाम के जैसे ही गुण होते हैं इसमें और सस्ती मिल जाती है ना। गरीब का घी, तिल का तेल, तिल का तेल, और देसी भाषा में अगर बोले तो क्या तिल्ली तेल है, तिल्ली और तेल। तिलहनी फसलों की रानी, तो तिलहनी फसलों की रानी, फिर आपके तिल ही आएगा, जिससे नाम पड़ रहा है तिलहनी का वही आएगा, तो तिलहनी फसलों की रानी आपके तिल आ जाएगा। और ये सारी चीजें आ गई। ये देखो जैसे मुझे याद है वैसे आपको भी याद करनी है, कोई ऑप्शन नहीं है। हालांकि मुझे तो किसी ने इस तरीके से बताया नहीं था कि भैया यूं भी याद है, पर मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे भी याद होता है, ठीक है, तो कर लेना। हाँ एक भाई बाकी रह गया, वो है आलू, सब्जियों का राजा आलू। आलू क्यों? इसके पीछे एक कहानी है। देखो एक बार आलू और भिंडी में लड़ाई होगी कि सब्जियों का राजा कौन बनेगा। तो आलू क्या है कि बहुत बढ़िया मतलब मिलनसार स्वभाव वाला, और भिंडी थोड़ी खोड़ीली निकल गई, है ना। तो ये दोनों में झगड़ा होगा। भी के बाद में मतलब झगड़ा हुआ ना, तो उसके बाद में आलू इतना मिलनसार है तो हर सब्जी के साथ में बनाया जाता है, किसी के साथ में बना दो आलू सेट हो जाएगा, तो इसलिए इसको बना दिया राजा। भिंडी जी को खोड़ीली सेट कौन हुई? जिन भिंडी ने कोई राजा बनाई कोई रानी बनाई, कौन बनाई, है ना। भिंडी हमेशा अकेली बनती है, देखना है, मांडे ही भले कोई आलू हाथे बना दो तो बात अलग है, बाकी भिंडी अकेली बनती है, आलू तो सभी के साथ में मिक्स हो जाता है। तो आलू जो है मसालों का राजा है, ये ध्यान रखना। आया मजा? चलिए अब नोट करो इसे और फिर आगे बढ़ते हैं। साथियों जिस तरह इंसानों में रोग होते हैं, पशुओं में रोग होते हैं, फसलों में भी बहुत सारे रोग होते हैं जिसकी वजह से फसलें खराब होने लगती है और कई बार भारी नुकसान भी होता है। हालांकि ये जो फसलों के जो मैं रोग बता रहा हूँ, जो कृषक परिवार से संबंधित है और जो एग्रीकल्चर फील्ड से हैं, जिनके विषय एग्रीकल्चर रहा है, उन्हें बहुत अच्छे से इनकी जानकारी होगी। मुझसे भी अच्छी तरीके से वे जानते होंगे, मुझे पता है, क्योंकि मैं इनके नाम बता सकता हूँ, हर अंदर इसके क्या क्या होता है इतनी स्पेसिफिकेशन मैं नहीं कर सकता, लेकिन बाकी उनको जानना है। आपको भी जीके के हिसाब से इनके नाम ही याद रखने हैं, तो नाम इनके जरूर याद रखें। एक बार बता रहा हूँ, मोस्ट जो भी है वो सारी चीजें बता रहा हूँ। ये सारी जो भी मैं सामग्री साथियों आपको देता हूँ, ये 5-7 पुस्तकों का और ऑथेंटिक सोर्सेज का मिश्रण होता है, इसलिए इसे हल्के में न लें। और उम्मीद यही कर रहा हूँ कि आप अपने साथियों को भी अधिक से अधिक जोड़ेंगे और अधिक से अधिक क्लासेस शेयर करेंगे, ताकि मन में देखो कभी भी स्वार्थ हावी नहीं होने देना, क्योंकि स्वार्थ से कई बार ये होता है कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं वो एक पीड़ा रह जाती है। और कई बार दिल खोल के देखो, अपने भाग्य का अपने को ही मिलना है, ठीक है। और हमारे प्रयास से किसी को मदद मिलती है और उसकी दुआओं से क्या पता अपना सिलेक्शन हो जाए, तो ये चीजें बहुत मायने रखती है। तो बिना स्वार्थ के शेयर कर सकते हो, कोई मनाही नहीं, आपका अपना चैनल है, ये जान के शेयर कीजिएगा कभी भी करो तो, ठीक है। फसलों के प्रमुख रोग में देखो, गेहूं के अंदर मोलिया, बाली सिकुड़न, ब्लैक रस्ट और कंडुआ लिखे हैं मैंने। शब्द थोड़े से क्या है, कठिन है, लेकिन मैं साथ में बोल के बता रहा हूं, तो आप अच्छे से इन्हें नोट कर लेना। जौ के अंदर आवृत कंडुआ, कवर्ड स्मर्ट, लूज स्मर्ट, धारीदार रोग, ठीक है, ये सारे के सारे आपके जौ के हैं। चावल के अंदर आपके होता है झुलसा, पत्र लांछन, आभासी कंड, धड़ सड़न। इसमें से कई लोग ऐसे हैं जो एक से ज्यादा फसलों में भी होते हैं, ठीक है। मक्का के अंदर आपके देखो बहुत बड़ा नाम है, हेलमिंथोस्पोरियम ब्लाइट, हेलमिंथोस्पोरियम ब्लाइट और सीस ब्लाइट, ठीक है ना। मक्का ना जो कि रानी है ना, रानी को देखो इतना खतरनाक रोग लगता है हेलमिंथोस्पोरियम ब्लाइट या और सीस ब्लाइट। ज्वार के अंदर आवृत कंडुआ, अर्गट, तुलासीता, ये ज्वार के रोग हैं। चना के आपके आ जाएंगे उकटा, झुलसा आदि। ऐसे नहीं है कि ये इतने ही है, और भी है, लेकिन मोस्ट जो है वो लिखा है मैंने। सोयाबीन के अंदर हरदा, कीट भी कहते हैं इसे, और जीवाणु अंगमारी, ठीक है। आलू के अंदर इसमें होता है अगेती अंगमारी, पछेती अंगमारी और ब्लैक स्कर्फ, ये आलू के रोग है।
मूंगफली के अंदर आपके आ जाएगा टिक्का रोग, कीट, यही हरदा, देखो मैंने यहाँ बताया भी था, ये हरदा, ये मूंग में भी होता है हरदा, तो ये इन सब के अंदर भी होते हैं, ठीक है। सरसों के अंदर पत्र लांछन, श्वेत कीट, देखो पत्र लांछन चावल में भी पढ़ा है अपन ने, कहाँ पढ़ा है, चावल के अंदर, ये रहा पत्र लांछन, ठीक है। और सरसों के अंदर भी है पत्र लांछन, श्वेत कीट, ये इस तरीके से आपको खास खास जो है वो बताए हैं। अपने जैसे गन्ना के अंदर देखोगे तो रेड रस्ट आता है, ठीक है, यहाँ लिख देता हूं मैं, एक याद आ रहा है मुझे, गन्ना के अंदर रेड रस्ट, ये मैं आपको थोड़ा सा बता सकता हूँ। अपन कई बार गन्ने का जूस पीने जाते हैं या गन्ना देखते हैं तो उसके अंदर लाल डॉट से दिखते हैं हमें, कई बार लाल लाइन धारी दिखती है ऐसी, वो रोग वाली होती है। तो गन्ना जो है रेड रस्ट रोग इसके अंदर होता है, ठीक है। ये सारी चीजें कृषि से संबंधित आज छोटी छोटी चीजें, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सारा मैटर इस क्लास में आपको मिला है। इसके क्लास के अंदर अपन पढ़ रहे हैं फसलों के उत्पादन वाले, अधिक उत्पादन वाले जिले, यानी कि अग्रणी जिले, सबसे ज्यादा उत्पादित होने वाली फसल कौन से जिले में है, इस तरीके से पढ़ेंगे। ये जो आंकड़े हैं साथियों, ये चेंज होते रहते हैं। अभी जो मैं आपको आंकड़े दे रहा हूं वो 2018-19 की गणना के अनुसार है। अब इसमें कई विद्यार्थियों के जो सचिन तेंदुलकर है, यानी कि देखो सचिन तेंदुलकर इसलिए कहता हूं मैं क्योंकि खेलने में बहुत अव्वल, बहुत मतलब बहुत योग्यता अंदर, लेकिन वो उनका क्या है कि थोड़ा सा पुराना रहे। अब यंगस्टर आते हैं जैसे केएल राहुल है आपके, और भी ऋषभ पंत है, ये मतलब नए नए नवाचार तरीके से खेलते हैं, और वे सचिन तेंदुलकर वगैरह वो उनके परंपरागत अंदाज से खेलते हैं। तो सचिन तेंदुलकर के जमाने के अब वापस तैयारी कर रहे हैं, बुरा मत मानना, वैसे मजाक ही कर रहा हूं। तो उनके लिए मतलब वो आंकड़े, कितने आंकड़े चेंज होते हैं, वो लगातार तैयारी कर रहे हैं, वो पहले कोई आंकड़े याद किए, फिर अब याद किए, फिर याद किए, चेंज होते रहते हैं, तो वो समस्या आती है। ये नवीनतम आंकड़े हैं, तो इसीलिए कह रहा हूं कि आपको मैं बताऊंगा, फिर लगेगा कि सर हमने ये पढ़ा था वो पढ़ा था, तो अपने आप को अपडेट करना, उसके बाद आपको सही लगेगा। सबसे पहले बात करते हैं साथियों गेहूं। देखो अपन ने नहरों द्वारा सिंचाई सबसे ज्यादा पड़ी थी गंगानगर के अंदर, ठीक है ना, और गंगानगर और हनुमानगढ़ दोनों पास पास स्थित है। और आपको पता होगा कि पंजाब, हरियाणा वगैरह ये सारे मतलब गेहूं उत्पादन में बहुत अच्छे माने जाते हैं, अग्रणी। तो इसी तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा कि हनुमानगढ़ के अंदर सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन होता है। अब इसमें एक बात जरूर ध्यान रख लेना, एक तो क्षेत्रफल के आधार पर फसलों में अग्रणी जिले अलग होते हैं और उत्पादन के आधार पर अलग होते हैं। मैं आपको उत्पादन के आधार पर बता रहा हूं, क्षेत्रफल के आधार पर नहीं बता रहा हूं। मैं उत्पादन के आधार पे इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ज्यादातर पूछे जाने वाला सवाल, 90% पूछे जाने वाला सवाल उत्पादन के आधार पर ही होता है। और क्षेत्रफल वाला बताता हूं, फिर आप कंफ्यूज होंगे, ये था कि वो था, ये था वो था, तो मैंने कंफ्यूजन वाला पार्ट आपको बताया नहीं है। सीधा उत्पादन के आधार पर इतना याद कर लेना, एक आध प्रश्न बनने की संभावना रहती है उसमें से, और मुझे लगता है वो यहां से उत्पादन के आधार पर ही बनता है। बाजरा में सबसे ज्यादा जो बाजरा होता है वो अलवर में होता है वर्तमान के अंदर। चावल साथियों आपके बूंदी में सबसे ज्यादा उगाए उत्पादित होते हैं, बूंदी के अंदर। वैसे गन्ना भी है, लेकिन यहाँ पे अपन जो गन्ना पढ़ेंगे ना अभी आगे आएगा, वो गंगानगर में है। बूंदी के अंदर चीनी मिलें भी है, गंगानगर में भी है। वो सारे अब कृषि आधारित उद्योग जब आएंगे ना आपके, चीनी मिल से संबंधित, सूती वस्त्र से संबंधित, वो सारे उसके अंदर अपन पढ़ेंगे और चीजें। मक्का अनाजों की रानी बताया था कल। भीलवाड़ा के अंदर सबसे ज्यादा उत्पादित होता है। ज्वार आपके होता है अजमेर के अंदर, ठीक है, ज्वार का होता है अजमेर के अंदर। जौ का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है गंगानगर के अंदर। मूंग, मूंग को क्या है कि हरिया भी कहते हैं, ध्यान रखना, हरे हरे होते हैं इसलिए हरिया भी कहते हैं। ये नागौर के अंदर सबसे ज्यादा होती है। देखो दलहनी फसलों में आगे रहता है नागौर, वैसे तो मूंग के अंदर भी। मोठ बीकानेर, बीकानेर के अंदर बीकानेरी भुजिया, और बीकानेरी भुजिया किससे बनती है, मोठ से बनती है। कौन बनायो, डूंगजी बनायो। बीकानेरी भुजिया का निर्माण किसने करवाया, डूंगजी ने करवाया। डूंगर जी के समय बीकानेरी भुजिया बनने लगी। अब बीकानेरी भुजिया के अंदर मतलब खाने का कारण क्या, उसका कुरकुरापन, क्रिस्पी बोलते ना उसे, वो वहां की जलवायु ऐसी होती है, बीकानेर की जलवायु उसके अनुकूल है, इसलिए वहां का वो कुरकुरापन और वहां की ये बीकानेरी भुजिया प्रसिद्ध है। इसका कारण ये है, बनती किससे है, मोठ की दाल से बनती है, ठीक है। आलू, ये आपको शायद दिख रहा नहीं होगा पूरा, ये आलू लिखा हुआ है। आलू सबसे ज्यादा उत्पादित होते हैं धौलपुर में। आलू से संबंधित क्रांति कौन सी थी, कल पड़ी थी, गोल क्रांति, ठीक है। उड़द का सर्वाधिक उत्पादन होता है बूंदी। ऊ की मात्रा आएगी बूंदी में, याद रख लेना, कंफ्यूज नहीं होगी। चल बीकानेर, चना कहाँ होता है, चल बीकानेर, ठीक है, ऐसे याद रखना है, चल बीकानेर, कहाँ चलना है, बीकानेर। मूंगफली कोई समस्या नहीं आएगी, राजस्थान का राजकोट, लूणकरण सबसे ज्यादा कहाँ होती है मूंगफली, बीकानेर के अंदर ही होती है, ठीक है। अरंडी सबसे ज्यादा होती है आपके जालोर के अंदर,
ठीक है। तिल कहाँ होता है? हमारे पाली के अंदर तिल सबसे ज्यादा है, यानी तिल से फिर वो तेल बनता है, वो क्या कहलाता है? गरीब का घी कहलाता है। तो तिल सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं? पाली के अंदर। सरसों गंगानगर के अंदर है। अब देखो सरसों का अनुसंधान केंद्र जो है सेवर भरतपुर के अंदर है। सरसों का उत्पादन सबसे ज्यादा गंगानगर में होता है। सरसों मंडी कहाँ है? सुमेरपुर के अंदर है। सारी चीजें जब मिक्स करोगे तो मिक्स हो जाएगी, वो उन्हें आपको सेपरेट सेपरेट याद करना पड़ेगा। सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन होता है झालावाड़ के अंदर। मटर का सर्वाधिक उत्पादन, दलहनी फसलों की जो रानी है, इसका सर्वाधिक उत्पादन राजधानी में होता है। रानी का उत्पादन राजधानी में, ऐसे याद रख लेना, रानी का उत्पादन राजधानी में। जयपुर का है? राजधानी में। मसूर का उत्पादन प्रतापगढ़ में। ये मुंह और मसूर की दाल, ऐसे मुहावरा है, ये मुंह और किसका मुंह? ये प्रताप का मुंह और मसूर की दाल, ऐसे कर देना, ये प्रताप का मुंह और मसूर की दाल। तो प्रतापगढ़ के अंदर इसका उत्पादन। इसबगोल का उत्पादन सर्वाधिक बाड़मेर में होता है। पहले इसके अंदर हम जालोर पढ़ते थे, अब बाड़मेर पढ़ते हैं। सचिन तेंदुलकर को जितने हैं ना, वो सब ये जालोर याद होगा इसका, लेकिन अब जो है इसका उत्पादन बाड़मेर के अंदर। घोड़ा जीरा कहते हैं, सबसे ज्यादा प्रश्न इसबगोल से बनता है तो घोड़ा जीरा नाम से बनता है, ठीक है ना। अलसी, अलसी का उत्पादन प्रतापगढ़ में ज्यादा होता है। तारा मीरा का उत्पादन भी जयपुर के अंदर, राजधानी के अंदर। तारा कहाँ रहती है? जयपुर में रहती है। ये तारा और मीरा जयपुर रहती है, ऐसे याद करना। सूरजमुखी का उत्पादन गंगानगर में ज्यादा। गन्ना फिर गंगानगर में ज्यादा। कपास हनुमानगढ़ में ज्यादा होता है। कपास कहाँ होता है? हनुमानगढ़ में ज्यादा होता है। मिर्च का सवाई माधोपुर में होता है। अब मिर्च मंडी अपन ने पढ़ी थी टोंक के अंदर। मिर्च का उत्पादन सबसे ज्यादा सवाई माधोपुर के अंदर। अदरक, अदरक का उत्पादन उदयपुर के अंदर। अदरक लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, और अपन पूरा लिखना ही नहीं, द ऐसे लिखते हैं ना, तो अ में से ये अपन ने हटा दिया, ये वाला हटा दिया, समझ लो, ठीक है, ये हटा दिया, फिर यहां से उदयपुर आ जाएगा, ठीक है, कोई समस्या नहीं होगी। हल्दी का सर्वाधिक उत्पादन आपके बूंदी में होता है। पहले पढ़ते थे झाडोल, ठीक है ना, अब पढ़ते हैं बूंदी, बदलते रहते हैं आंकड़े। धनिया का उत्पादन झालावाड़ में होता है, जबकि धनिया मंडी रामगंज के अंदर है, कल बताया था। जीरा का सर्वाधिक उत्पादन जोधपुर के अंदर होता है। तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन जालोर के अंदर होता है। तंबाकू का उत्पादन जालोर के अंदर होता है। ये इस तरीके से, मतलब ये उत्पादन वाले भी आपको, ये तो आपको एक तरह से देखो, मैंने किसी किसी में कोई ट्रिक बताई आपको याद करने की, लेकिन ये आपको वही पैटर्न है याद करने का। जैसे पढ़ते हो तो फिर हाथ रखकर, और फिर ये एक बार जैसे याद हो जाएगी, 2-4 बार, हर एक दिन छोड़ के एक दिन इसको रिवाइज करते रहना, इन चीजों को बार बार पढ़ते रहना कि याद हुआ कि नहीं हुआ, याद हुआ कि नहीं हुआ, कि गन्ना कहाँ पड़ा था अपन ने? गंगानगर के अंदर। इस तरीके से उड़द कहाँ पड़ा था? बूंदी के अंदर। फिर वो हाथ रख के ऐसे पढ़ोगे ना, तो वो धीरे धीरे चीजें याद होने लगेगी, याद हो जाएगी एक बार, उसके बाद समस्या नहीं होगी। फिर इसको कंटेस्ट करने के लिए, और ये आपकी स्मृति पटल पे हमेशा बनी रहे, इसके लिए आप अपने दोस्तों से जो भी तैयारी करते हैं साथ में, उनसे डिस्कस करें। बहुत जरूरी है डिस्कशन, उनसे डिस्कस करें, और उसके अकॉर्डिंग फिर बाद में आपकी धीरे धीरे देखना कि बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। 2-4 दिन में मैं आपको सेकंड ग्रेड के रणनीति एक बना के डालने वाला हूँ। अब व्यवस्थित, अब से किस तरीके से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस टाइम टेबल से पढ़ना है, क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, क्या नहीं करनी है, किससे मतलब तैयारी, वो आप देखते हैं ना कि ये टॉपर हुआ तो कैसे हुआ, इसके पीछे क्या चीज थी, इनके अच्छे नंबर थे तो कैसे थे, क्या चीज थी, वो चीज मैं आपको 2-4 दिन में कोशिश करूंगा बनाकर दे दूं, और उसको फॉलो जरूर करना। उसके अकॉर्डिंग आपकी तैयारी बहुत शानदार हो जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोट कर लेना, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में साथियों आपको दिखने में कम लगेगी, लेकिन लिखने में ज्यादा है ये, क्योंकि आज की क्लास में आपके पास में लिखने का मैटर ज्यादा है। अब जो अपन देख रहे हैं वो है फसलों की विभिन्न किस्में, और इसमें से आपने काफी परीक्षाओं में सवाल देखा होगा, तो वही है गेहूं की जो किस्में हैं साथियों, सोना कल्याण, सोनालिका, सोना सोना जिसके आगे लिखा हो, ज्यादातर आप ये समझ लेना कि ये गेहूं की किस्में हैं, ठीक है। मैक्सिकन, कोहिनूर, लाल बहादुर, करोड़पति, ऐसी ऐसी किस्में बहुत सारी है। ऐसा नहीं कि मैंने लिख दी इतनी है, बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन सारी नहीं लिखी जा सकती और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी नहीं होती। जो महत्वपूर्ण है वो बता रहा हूं। मक्का की माही कंचन और माही धवल। वैसे तो माही नाम से ध्यान रखना, लेकिन माही का ऐसा नहीं है सिर्फ इसमें ही नहीं है, माही की अपने चावल में भी आएगी। अब आगे पढ़ते हैं अपन, देखो चावल के अंदर आप चावल की किस्में तो आपको आधी तो टीवी एडवर्टाइजमेंट वाले याद करवा देते हैं आपको। बासमती चावल है, परमल चावल है, कोलम है, ये आदि तो याद करवा देते हैं। देखो बासमती,
माही सुगंधा, कावेरी, चंबल, परमल, कोटा, ज्यादातर नदियों के नाम पर जो किस्में है वो आपके चावल की किस्में है, ये ध्यान रखना। देखो चंबल, परमल, माही, माही भी देखो आ गई, वैसे नदी का नाम कावेरी आ गया, वैसे माही मक्का में भी है लेकिन कावेरी है, चंबल है, ये इस तरीके से आप देखना कि ज्यादातर नदियों के नाम वाली किस्में होगी वो आपके चावल के अंदर होगी। जौ के अंदर ज्योति और राजकिरण, ठीक है। मूंगफली की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मूंगफली की चंद्रा, चंद्रा मूंगफली की है और कुफरी आलू की है। देखो एक एक ही लिखवाई है, चंद्रा मूंगफली की और कुफरी आलू की है। राई और सरसों के आपके आती है, पूषा, कल्याणी, वरुणा, दुर्गमणि आदि, ये सब राई और सरसों की है। फिर आपके तंबाकू, तंबाकू के अंदर क्या होता है, निकोटीन होता है, निकोटीन होता है, तो निकोटीना नाम से शुरू होती है, निकोटीना टुबेकम और निकोटीना रस्टिका, ये दो अपने राजस्थान की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कपास के अंदर आपके, कपास को नरमा कहते भी है वैसे, ठीक है ना, कपास को और क्या कहते हैं, बणिया कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। और अमेरिकन, बीकानेरी, गंगानगरी वगैरह इस तरह की किस्में है वो आपके कपास की है। ज्वार की आपके आ जाती है राजस्थान चरी, मोट की आती है जड़िया और ज्वाला। अब देखो ज्योति और राजकिरण अलग है, जौ की ज्योति और राजकिरण, ये ज्योति है, ज्योति और राजकिरण। और आपके अपने मोट की है जड़िया और ज्वाला, ठीक है। ग्वार की आपके दुर्गा बिहारी और दुर्गापुरा, दुर्गा दुर्गा नाम से आएगी वो ग्वार की होगी। अंजीर की, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नवीनतम और डायना, ठीक है ना, ये काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार की हुई किस्म है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये मोस्ट जो फसलें थी उनकी महत्वपूर्ण किस्में बताइए मैंने। नोट सारे अच्छे से करना और कोशिश करें कि क्लास जिस दिन आप नोट्स बनाते हैं उसी दिन 1 से 2 बार आप पढ़ लें, काफी चीजें क्लियर हो जाएगी क्योंकि ताजी ताजी पढ़ी हुई होती है तो वो अच्छी जल्दी से याद हो जाती है। तो इसे नोट कर लो और फिर आगे एक और चीज बाकी है वो करवाता हूं आपको। साथियों, कृषि से संबंधित टॉपिक की ये अंतिम स्लाइड है और इसमें लगभग जानकारी दे रहा हूँ, बहुत सारी चीजें, एक बहुत बड़ा टॉपिक आज पूरा हो जाएगा और फिर अगली क्लास में अपन नया टॉपिक शुरू करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से वो भी पढ़ेंगे। तो आज इसको यहीं पे कंप्लीट कर देते हैं। देखो ये प्रश्न, ये सारे के सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और बनते हैं और इन्हीं को आपको याद भी करना जरूरी है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, राजस्थान का पहला यांत्रिकी कृषि फॉर्म, इसमें प्रश्न 3 तरह के बनते हैं कि ये कहाँ है, ये किसकी सहायता से स्थापित किया गया और इसकी स्थापना कब हुई। तो ये सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर है, इसे 1956 में रूस की सहायता से स्थापित किया गया। तीनों प्रश्न थे, रूस की सहायता से 1956 सूरतगढ़, ठीक है, सूरतगढ़, वापस वो मात्रा वाला सिस्टम देख लो, सूरतगढ़ रूस की सहायता से। दूसरा जैतसर के अंदर है और जैतसर वाला कनाडा की सहायता से स्थापित है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट के अंदर आता है। फिर प्रश्न बनता है अपने, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है, सेवर भरतपुर के अंदर है राष्ट्रीय सरसों। ये जो है आपके 1993 में स्थापित हुआ था, ठीक है, ये भी ध्यान रखें। राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान केंद्र तबीजी, ये याद हो जाएगा, बीजी यानी कि बीज तो इसके अंदर ही आ गया और पूछा गया है राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान, तो बीज तबीजी अजमेर के अंदर है, ये याद हो जाएगा आपको। जोजोबा होहोबास, मैंने इसको व्यवस्थित रूप से बता दिया, ये एरिजोना मूल का पौधा है, इजराइल से अपने यहाँ पे लाया था, तिलहनी यानी कि बायोडीजल के लिए उपयोग किया जाता है। वनस्पति वाला जो टॉपिक पढ़ा था उसमें बहुत अच्छे से बताया था इसको। इससे संबंधित 3 कृषि फॉर्म राजस्थान में पढ़ने अपन को, एक तो ढंड जयपुर के अंदर, एक फतेहपुर सीकर के अंदर और एक झज्जर बीकानेर के अंदर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये जोजोबा होहोबा वाले को भी आप इंपॉर्टेंट कर देना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। फिर आता है साथियों आपके ईसबगोल अनुसंधान केंद्र मंडोर के अंदर है, ईसबगोल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, मंडोर। संयंत्र पूछते हैं तो आपके आबू रोड के अंदर आता है, लेकिन अनुसंधान केंद्र पूछते हैं तो आपके मंडोर के अंदर। मंडोर कहाँ है, जोधपुर के अंदर। केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दुर्गापुरा जयपुर के अंदर केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र आपके स्थित है। अब ये कुछ फसलों के हैं अनुसंधान केंद्र, मक्का अनुसंधान केंद्र आपके बयाना भरतपुर के अंदर है और मोखर गांव बांसवाड़ा के अंदर है, ठीक है। ये दोनों चीजें आप साथ में लिख लेना, बयाना भरतपुर और मोखर बांसवाड़ा, ये आप लिख लेना इसके साथ में। बाजरा अनुसंधान केंद्र साथियों आपके, बाजरा बा से स्टार्ट होता है और अनुसंधान केंद्र भी बा से स्टार्ट होने वाला शब्द बाड़मेर के अंदर है, ठीक है।
चावल अनुसंधान केंद्र आपके बांसवाड़ा के अंदर है, चावल अनुसंधान केंद्र। कपास अनुसंधान केंद्र आपका गंगानगर के अंदर है, और सोयाबीन अनुसंधान केंद्र बोरखेड़ा, और बोरखेड़ा भी कहाँ है, बांसवाड़ा के अंदर। यानी कि बांसवाड़ा एक कृषि के मामले में हमें बहुत बार पढ़ना पड़ता है ना, कृषि के मामले में पढ़ना पड़ता है, वर्षा के मामले में पढ़ना पड़ता है, बांस के सर्वाधिक उत्पादन पढ़ना पड़ता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो राजस्थान का हर जिला अपनी महत्वता रखता है और महत्ता साबित भी करता है।